डॉक्टर नूर, उसमें कुछ भी नहीं है। आर यू देयर डॉक्टर नूर? ओके फाइन। आई थिंक सो शी इज़ नॉट देयर। ओके, हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। रिकॉर्डिंग इज स्टार्टिंग। अब मैं थोड़ी सी आपको काइंडली, अगर कोई इन होना चाहे मुझे बता दीजिएगा ग्रुप के अंदर। ओके। ओके फाइन। ओके, स्क्रीन आपको आई थिंक से शो हो रही होगी। हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दिस वन। ओके, सीएनएस पढ़ रहे हैं हम। और ओके, क्लासिफिकेशन विल बी क्लासिफिकेशन। जी डॉक्टर उषा, क्या कह रही हैं? ओके, जो हमारे पास सीएनएस फिजियोलॉजी है वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, डबल ए की सीक्वेंस फॉलो कर रहा हूँ। ओके, जस्ट मुझे ना क्लासिफिकेशन का एक देखने में। ओके, आपको मैं सी दिखा देता हूँ। ओके, दिस वन। Okay, look at this image. Like this is हमारे पास नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम को हम क्लासिफाई किस में करते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, राइट। अब हमारे पास जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कोड आ जाता है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर एफरेंट मोटर आ जाती है एंड एफरेंट आ जाता है सेंसरी पार्ट जो होता है। एफरेंट के अंदर हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक, जो कि हमारे अंदर कॉन्शियस कंट्रोल होता है। ठीक है, इसी तरह हमने जो मिक्सचुरेशन में पढ़ा था, मिक्सचुरेशन के अंदर हमारे पास कौन सी कंट्रोल करता है एक्सटर्नल मिएटस को? मिक्सचुरेशन के अंदर एक्सटर्नल मिएटस को कौन कंट्रोल करता था? सोमैटिक कंट्रोल के अंदर था जो। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ओके, नो वन। ओके। ओके डॉक्टर, किसी को नहीं पता कौन सा अंदर सोमैटिक कंट्रोल था हमारे पास एक्सटर्नल मिएटस मिक्सचुरेशन के अंदर? पुडेंटल नर्व ना, पुडेंटल नर्व, एक्सटर्नल पुडेंटल नर्व। ओके, खैर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर इनवॉलेंट्री आ जाती है, दैट इज पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक एंड एंटेरिक। एंटेरिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम वो होता है जिसके अंदर हमारे पास अंदर अंडर कॉन्शियस कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, दिस इज एन इफरेंट मोटर पार्ट। ठीक है, इसने मस्कुलर एक्टिविटी वगैरह करनी है लेकिन हमारे अंडर कंट्रोल नहीं होगा। वो होती है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो खुद ब खुद होती रहती है। ठीक है, उसमें पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक आ जाती हैं और एंटेरिक आ जाते हैं, जिसमें मंटेरिक एंड मीजनर प्लेक्सिस हमने पढ़े थे वो इसके अंदर आ जाते हैं, जीआईटी के अंदर जो पढ़े थे हमने। अब हम पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक की बात करते हैं। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक की बात करते हैं। ओके, दूसरी यहाँ पे दिस वन। ओके, हमारे पास ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, हमारे पास सिम्पैथेटिक होती है एंड पैरासिम्पैथेटिक होती है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। यू कैन सी हियर, यहाँ पे दिस वन इज ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब दो हैं उसके पास, पैरासिम्पैथेटिक
एंड सिंपैथेटिक। ओके, जो हमारे पास सिंपैथेटिक है दैट इज थ्रैकोलंबर, ठीक है, थ्रैकोलंबर एरिया होता है इसके अंदर। ओके, जो हमारे पास थोरैकोलम्बर एरिया होता है उसमें कौन कौन सी नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, दैट इज फ्रॉम T1 अप टू L3, ठीक है, जो सिंपैथेटिक है थोरैकोलम्बर L3, मतलब T1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जो कि 12 थ्रेसिक नर्व्स होती हैं वो अलोंग विद L3, ठीक है, L3 तक होती हैं। थ्रैकोलम्बर हम कहते हैं दैट इज जो कि सिंपैथेटिक पार्ट होता है, ठीक है। और जो पैरासिम्पैथेटिक पार्ट होता है उसके अंदर क्रैनियोसैक्रल होती हैं, मतलब क्रैनियल नर्व्स होंगी, क्रैनियोसैक्रल कहते हैं, क्रैनियल क्रैनियम की नर्व्स होंगी एंड देन सैक्रल नर्व्स होंगी, ठीक है, दैट इज क्रैनियोसैक्रल। ओके, क्रैनियल की नर्व्स कौन कौन सी होती हैं मैंने पहले डिस्कस किया था, कौन कौन सी नर्व्स होती हैं क्रैनियम की। अच्छा, आप लोगों को नींद आ रही है या आता नहीं है। हाँ, 1 2 वाली होती है, उनके नंबर होते हैं ना जो हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक में आते हैं। कौन कौन। ओके, ये डॉक्टर हुमा, थैंक यू फॉर द पार्टिसिपेशन, लेकिन यहाँ पे ओके आपने लेक्चर नहीं लिया है लेकिन मैंने ये बताया हुआ है पॉइंट, ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू पीपल। जो चीज़ मैंने नहीं बताई वो मैं आपसे नहीं पूछता, वो मैं खुद बताता हूँ। ये पॉइंट्स मैंने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था। लाइक मैंने आपको बताया था विटामिन के फैक्टर्स आपको याद करवाए थे ऐसे, ठीक है। उसके अंदर मैंने आपको याद किया 2 7 और ये 9 और ये 10, ठीक है, ये इसके फैक्टर थे। और फिर मैंने आपको जो बताया था कि जो पैरासिम्पैथेटिक क्रैनियल नर्व होती हैं उसकी होती हैं एक ज़्यादा 3 7 3 7 9 10, ठीक है, 3 7 9 10। और फिर मैंने आपको बताया था कि जो फ्रेंजियल आर्चीज के डेरिवेटिव होते हैं 5 7 9 10। सो दैट्स व्हाट आई मैंने ट्रिपल आपको ये चीज़ें बताई थी एक ही जगह पे, और फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैंने पूछा किसी को भी नहीं आया। दैट इज़ वेरी रॉन्ग, ठीक है, दैट इज फैक्टर ऑफ विटामिन के 3 7 9 10 जो होती हैं दैट इज क्रैनियल नर्व होती हैं, जो कि हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक का पार्ट बनाती हैं। और जो 5 7 9 10 होती हैं फ्रेंजियल आर्च डेरिवेटिव्स होती हैं, पहली 5 से, दूसरी 7, और हमारे पास तीसरी 9 से, और चौथी एंड छठी दैट इज 10 से। जो चौथी होती है वो स्पीरल रेंजियल वेगस की ब्रांच होती है, और जो 6 होती है वो रिक्रेंट रेंजियल वेगस की ब्रांच होती है। ओके, दोनों 10 से ही आते हैं, खैर 10th इज वेगस। ओके, ये हमने क्रैनियल पार्ट कर दिया 3 7 9 10, और सेक्रल पार्ट में से कौन कौन सी आती हैं, दैट इज उसका एरिया कौन सा होता है, दैट इज S2 to S4, ठीक है, S2 to S4। ओके, सो दिस इज हमारे पास व्हाट इज मेंड बाय पैरासिम्पैथेटिक क्रैनियोसैक्रल का क्या मतलब होता है, थोरैकोलम्बर का क्या मतलब होता है। थोरैकोलम्बर में कौन सी होती है T1 to L3 तक, ठीक है, T1 to L3 तक, यानी कि T1 से 12 भी आ गया, और L1 2 और 3, ठीक है, ये मतलब होता है सिंपैथेटिक। अब थोड़ा सा जो मैं बात करता था प्री गैंग्लियोनिक पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर, जो मैं आपको बता रहा था कि कुछ एक्सेप्शन होती हैं और उसमें न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, और एड्रीनर्जिक फाइबर क्या होते हैं, कोलिनर्जिक फाइबर क्या होते हैं। और मैंने आपको कहा था कि मैं न्यूरो जब स्टार्ट करवाऊंगा तब आपको क्लियर करवाऊंगा। ओके, रिमेंबर, ये जो गैंग्लियन है ना, ये गैंग्लियन है, ठीक है, ये सारे गैंग्लियन है ये वाले। अच्छा, जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर होते हैं, चाहे वो पैरासिम्पैथेटिक हो या सिम्पैथेटिक हो, दे आर ऑलवेज कोलिनर्जिक, ठीक है। कोलिनर्जिक फाइबर उसको कहते हैं जिनका न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं एसिटाइलकोलिन, ठीक है। अच्छा, निकोटीनिक कोलिनर्जिक क्या होंगे, निकोटीनिक कोलिनर्जिक का मतलब ये होता है कि जो एसिटाइलकोलिन जिन नर्व फाइबर ने रिलीज करवाया है वह एक्ट कर रही है ऑन अ निकोटीनिक रिसेप्टर, ठीक है। एम आई क्लियर। निकोटीनिक कोलिनर्जी का क्या मतलब होता है। इसी तरह सिंपैथेटिक कोलिनर्जी का क्या मतलब होता है कि सिंपैथेटिक फाइबर हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज द सिंपैथेटिक फाइबर जो कि एसिटाइल कोलिन रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो बात करें प्री गैंग्लियोनिक, वो तो अंडरस्टूड है, सारे ही सिंपैथेटिक हों पैरासिम्पैथेटिक हों, वो हमारे पास एसिटाइल कोलिन रिलीज करवाते हैं, ठीक है। और उनका जो
न्यूरो रिसेप्टर्स होता है दैट इज एन एन, ठीक है, निकोटिनिक रिसेप्टर्स होता है। दो तरह के निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं, एक एन एन होता है जो कि गैंग्लियन पे ऊपर लोकेटेड होता है, एक एन एम होता है जो कि मोटर एंड प्लेट पे लोकेटेड होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप ठीक है। अब दूसरी चीज़ हमने क्या करनी है यहाँ पे, ये जो मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स होते हैं, मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स दैट आर द रिसेप्टर्स ऑफ एसिटाइलकोलिन, ठीक है। एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर कौन कौन से हैं, एक रिसेप्टर्स भी होते हैं, एक निकोटिनिक रिसेप्टर्स भी होते हैं, ठीक है। अब एसिटाइलकोलिन निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो गैंग्लियन पे एक्ट करते हैं वो एन एन होते हैं, जो मोटर एंड प्लेट पे एक्ट करते हैं वो एन एम होते हैं, ठीक है। और जो वैसे पोस्ट गैंग्लियोनिक मोस्टली एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स होते हैं वो मोस्टली मस्कुरेनिक होते हैं, और उसके बाद जो एंड प्लेट्स पे एक्ट करते हैं पैरासिम्पथेटिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स दैट इज एन एम, ठीक है, एन एम, मोटर एंड प्लेट्स पे जो लोकेटेड होते हैं। ओके, सो पैरासिम्पथेटिक रिसेप्टर कौन कौन से हो गए, जो एसिटाइलकोलिन के होते हैं दैट इज मस्कुरेनिक, ठीक है। इसी तरह हमारे पास अगर मैं पैरासिम्पथेटिक की बात कर रहा हूँ, यू कैन सी के पैरासिम्पथेटिक है या सिम्पथेटिक है, दोनों के एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स हैं। एक्सेप्शंस आती हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक पे। पोस्ट गैंग्लियोनिक जो पैरासिम्पथेटिक हमारे पास होते हैं फाइबर्स, वो रिलीज करवाते हैं मेजरली एसिटाइलकोलिन, ठीक है, एंड द रिसेप्टर इज मस्कुरेनिक रिसेप्टर, ठीक है। ये क्लियर है? एम आई क्लियरिंग योर पॉइंट्स? ओके। अब दूसरी चीज आ जाती है हमारे पास लाइक सिंपैथेटिक में। सिंपैथेटिक में ये जो मोस्टली होता है ना, इनके पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर, वो मोस्टली हमारे पास एड्रीनर्जिक होते हैं, नॉन एड्रीनर्जिक, ठीक है। इनका जो सिंपैथेटिक नॉन एड्रीनर्जिक फाइबर्स, क्या मतलब कि सिंपैथेटिक फाइबर हैं और न्यूरोट्रांसमीटर इनका नॉर एपिनेफ्रीन है, या नॉर एपिनेफ्रीन आल्सो नोन एज नॉर एड्रीनलिन, ठीक है, नॉर एड्रीनलिन। ओके, ओके फाइन। अब ये कहाँ पे एक्ट करते हैं सिंपैथेटिक, ये इनके रिसेप्टर्स होते हैं अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स, ठीक है, अल्फा बीटा रिसेप्टर्स एंड डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स, डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स, अल्फा बीटा एंड डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स, दीज आर द रिसेप्टर्स ऑफ सिंपैथेटिक फाइबर्स, ठीक है, सिंपैथेटिक फाइबर्स। अगर सिंपैथेटिक डोपामिनर्जिक फाइबर की बात कर रहा है, दैट इज पोस्ट सिंपैथेटिक डोपामीन रिलीजिंग फैक्टर्स, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीजिंग फाइबर्स, जो कि डोपामीन रिसेप्टर्स पे एक्ट करती हैं। और रीनल वैस्कुलेचर में आपने पढ़ा होगा कि जो रीनल सिंपैथेटिक एक्टिविटी होती है उसमें वैसोडाइलेशन जो करवाते हैं दैट आर द सिंपैथेटिक डोपामिनर्जिक फाइबर्स होते हैं, ठीक है, डोपामिनर्जिक फाइबर्स होते हैं जो कि वैसोडाइलेशन करवा देते हैं। अच्छा, मोस्टली इनके नॉर एड्रीनलिन या नॉर एपिनेफ्रीन होती है। एक्सेप्शन क्या है, सिंपैथेटिक कोर जो गैंग्लियोनिक पोस्ट गैंग्लियोनिक होते हैं उनके अंदर जो एसिटाइलकोलिन रिलीज कर रहे हैं, नॉर्मली असली तो इनको नॉर एपिनेफ्रीन रिलीज करना है। ओके, जो सिंपैथेटिक डोपामिनर्जिक फाइबर्स होते हैं दे रिलीज डोपामीन, ठीक है, दे रिलीज डोपामीन, और डोपामीन रिसेप्टर्स कहाँ पे होते हैं, दैट इज रीनल वेस्कुलेचर के ऊपर होते हैं, रीनल आर्टरी के ऊपर। जब सिंपैथेटिक आर्टरी सिंपैथेटिक एक्टिविटी हो रही होती है और हमने वेजोडाइलेशन करवाना होता है, तो दैट्स आर द डोपामिनर्जिक सिंपैथेटिक फाइबर, जो कि डोपामीन रिसेप्टर रीनल वेस्कुलेचर के जो वेस्कुलेचर के स्मूथ मसल होते हैं ना, फॉर एग्जांपल दिस इज वेसल्स, और वेसल्स के अंदर जो स्मूथ मसल्स होते हैं उनके अंदर हमारे पास डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं जिनको डी रिसेप्टर्स कहा जाते हैं, और वहाँ पे डोपामीन जाके एक्ट करता है और उसको वेजोडाइलेट करवाता है। दिस इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक डोपामिनर्जिक फाइबर। इज दैट क्लियर नो डॉक्टर साहिबा? ओके फाइन। अब एक्सेप्शन की बात जो मैं कर रहा होता था, नॉर्मली हमारे पास जो सिंपैथेटिक होते हैं मैंने आपको पाया नॉन एड्रीनर्जिक होते हैं। एक्सेप्शन क्या है, दैट इज एसिटाइलकोलिन जो कि रिलीज करवाते हैं। नॉर्मली एसिटाइलकोलिन किसका पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर है, एसिटाइलकोलिन पैरासिम्पैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक, ठीक है, पोस्ट गैंग्लियोनिक। अच्छा, तो यहाँ पे सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक जो आता है इक्राइन स्वेट ग्लैंड, ठीक है, इक्वलाइन स्वेट ग्लैंड,
सो दैट्स वाई हम जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी हो रही होती है, तो हमारे अंदर स्वेटिंग हो रही होती है ड्यू टू पोस्ट गैंग्लियोनिक कोलिनर्जिक फाइबर जो कि मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं और इक्राइन स्वेट ग्लैंड को एक्टिवेट करते हैं और हमारे पास स्वेटिंग होती है। एक और एक्सेप्शन होती है यहाँ पे, दैट इज, और दूसरी मैंने बताई थी कौन सी होती है? यस डॉक्टर आमना, स्केलेटल मसल, जो स्केलेटल मसल होते हैं वेस्कुलेचर वो भी होती है, उनकी वेजोडाइलेशन भी होती है। ठीक है, दैट इज पोस्ट गैंग्लियोनिक कोलिनर्जिक फाइबर्स। ठीक है, एम आई क्लियर? ये पॉइंट्स क्लियर है? अच्छा, ये हमारे पास जो प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पथेटिक होते हैं, यू कैन सी दिस आर द लॉन्ग फाइबर्स होते हैं इनके, प्री गैंग्लियोनिक। और यहाँ पे जो सिंपैथेटिक होते हैं उनके पोस्ट गैंग्लियोनिक के लॉन्ग फाइबर्स होते हैं। ठीक है, दो दूसरी चीज़। अच्छा, यहाँ पे जो हमारे पास यू कैन सी के एड्रीनल मेड्यूला पे जो जा रहे हैं, यू कैन सी हेयर, ये हमारे पास कौन से फाइबर्स हैं एड्रीनल मेड्यूला पे? प्री गैंग्लियोनिक है, पोस्ट गैंग्लियोनिक है? प्री गैंग्लियोनिक कौन से फाइबर हैं? नो डॉक्टर इफा बाबू, यू कैन सी दिस इज एन एड्रीनल ग्लैंड, दिस इज एन एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, ओके। डॉक्टर इफ्रा, आपने एक क्वेश्चन भी पूछा था, वो क्लियर था ना आपका? लाइक वो एंटी डायरेटिक हार्मोन एंजियोटेंसिन 2, वो क्लियर था ना आपका? ओके फाइन, ग्रेट। अच्छा, दीज आर प्री गैंग्लियोनिक, हमारे पास कोलिनर्जिक फाइबर्स होते हैं, प्री गैंग्लियोनिक कोलिनर्जिक फाइबर्स। ओके, सो विच एक्टिवेट द एड्रीनल मेड्यूला, एंड एड्रीनल मेड्यूला secrete नोरेपिनेफ्रीन एंड एपिनेफ्रीन, एंड वो वहाँ पे हमारे पास एक्ट करते हैं अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स के ऊपर। ठीक है, यू कैन सी हियर कि यहाँ पे बीटा 2 भी एक्टिवेशन होते हैं। आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल नोरेपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन का जो रिलेटिवली इफेक्ट होता है। ठीक है, इतनी डेप्थ में मैं नहीं जा रहा। ओके, दैट इज द पॉइंट इज, आपको जो याद रखने हैं पैरासिम्पथेटिक कौन से होते हैं? क्रैनियोसैक्रल। ठीक है, क्रैनियोसैक्रल, क्रैनियोसैक्रल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? 3 7 9 10, और सैक्रम में S2 to S4। ठीक है, और इसके अंदर जो मोस्टली जितने भी प्री गैंग्लियोनिक फाइबर हैं, आइदर सिंपैथेटिक है, पोस्ट सिंपैथेटिक है, देयर इज एसिटाइलकोलिन रिलीज करवाएंगे, और एन 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 रिसेप्टर्स होते हैं। और जो पैरासिम्पैथेटिक के पोस्ट गैंग्लियोनिक है वो एसिटाइलकोलिन रिलीज करवाते हैं। सिंपैथेटिक जो फाइबर होते हैं, दीज आर द थ्रैकोलम्बर। ठीक है, टी टी वन से L3 तक वो जाते हैं, T1 से L3 तक। और ये जो पोस्ट गैंग्लियोनिक होते हैं मोस्टली नॉन एड्रीनर्जिक होते हैं। एक्सेप्शन क्या है एसिटाइलकोलिन की, जो कि इक्राइन स्वेट ग्लैंड एंड स्केलेटल मसल के वेस्कुलेचर के साथ एसोसिएटेड होते हैं। और इनके पोस्ट गैंग्लियोनिक लंबे फाइबर होते हैं, पैरासिम्पथेटिक के प्री गैंग्लियोनिक फाइबर लंबे होते हैं। ओके, जो यहाँ पे एड्रीनल मेडुला के होते हैं, दीज आर प्री गैंग्लियोनिक कोलिनर्जिक फाइबर्स होते हैं। ओके, ये क्लियर हो गया? ये सब तो क्लियर है ना? ओके फाइन। अब मैं थोड़ा सा बात करता हूँ। ठीक है, रिसेप्टर्स की बात करते हैं पहले। कि ये ना आपको टेबल्स रफी में मिलेंगे, ये वाले टेबल्स, तो ये करना इंपॉर्टेंट है, ये वाले टेबल्स, इसी से हमारे एमसीक्यूज होंगे बहुत ज़्यादा। वेयर इज द रिसेप्टर्स? ओके फाइन। ओके, यहाँ पे ना न्यूरॉन्स की भी बात कर लेते हैं। यू कैन सी यहाँ पे जो हमारे पास यूनिपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, उनका एक ही हमारे पास ब्रांच निकलती है, जिसको जो हमारे पास एक्सोन्स होते हैं, दे हैव ओनली वन ब्रांच जो कि एक्सोन बना देते हैं, दे हैव नो डेंड्राइट्स एट ऑल। ठीक है, यहाँ पे डेंड्राइट्स नहीं होते यूनिपोलर के अंदर। जो बाइपोलर होते हैं उनके अंदर एक एक्सोन होता है, एक डेंड्राइट्स होते हैं। ठीक है, एक डेंड्राइट्स होते हैं जो कि डिफरेंट ब्रांचेस दे रहे हैं। जो मल्टीपोलर होते हैं, यू कैन सी उनके एक एक्सोन होता है और मल्टीपल डेंड्राइट्स हैं। ठीक है, ये डेंड्राइट है, डेंड्राइट डेंड्राइट डेंड्राइट। ठीक है, एक्सोन सिग्नल अवे लेके जाता है, टुवर्ड लेके जाता है, अवे,
यस, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, और जो टुवर्ड्स सेल बॉडी लेके जाते हैं दैट आर द डेंड्राइट्स। सो यू आर क्लियर कि हमारे पास यूनिपोलर क्या होते हैं, बाइपोलर क्या होते हैं, मल्टीपोलर क्या होते हैं। अच्छा, उसके बाद ना यहाँ पे वो बात करता है हमारे पास माइलिनेशंस की, कि हमारे पास सेंट्रल जो नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स हैं उनकी माइलिनेशन कैसे होती है, बाय द सेल्स जिनको ओलिगोडेंड्रोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स कहते हैं। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की हमारे पास माइलिनेशन होती है दैट इज फ्रॉम द श्वार्म सेल। यस, श्वार्म सेल। यहाँ पे ऐसे माइलिनेशन होगी तो सेल्स ऐसे माइलिनेट करवाएंगे। उसके बाद ना सेल के अंदर जो नोड्स बन जाते हैं ना, नोड्स, वो वाला फाइबर हमारे पास कंडक्टिंग एरिया होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ से एक ऐसे बना, ओके आई कैन नॉट ड्रा हेयर बिकॉज, ओके दिस वन, ओके यू कैन सी यहाँ पे अगर दिस वन माइलिनेशंस, श्वाम सेल ने माइलिनेट किया है इस तरह। इनके दरमियान में जो ये वाला नोड होता है ना जहाँ पे माइलिनेशन नहीं होती, माइलिनेशन से क्या होता है, इनको यस, नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। तो यहाँ से कंडक्शन आती है ऐसे घूम के, टपूसियाँ मारती हुई खरगोश की तरह। ठीक है, ऐसे ऐसे जाती है। तो उसको कहते हैं साल्टेटरी कंडक्शंस। सो ये जो साल्टेटरी कंडक्शन है दैट इज अ रैपिड कंडक्शन। जो माइलिनेशन की वजह से हमारे पास कंडक्शन वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है, एंड इंक्रीज कंडक्शन वेलोसिटी, ये ऐसे ऊपर से घूम जो जंपिंग करके जा रही है, साल्टेटरी इसको कंडक्शन कहते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट होता है जिसको कहते हैं एक्सॉन हिलक्स। व्हाट इज द एमसीक्यूज ऑफ एक्सॉन हिलक्स? एक्सॉन हिलक्स, एक्सॉन हिलक। अच्छा, जो हमारे पास निसल ग्रेन्यूल्स होते हैं वो एक्सॉन हिलक्स में प्रेजेंट होते हैं कि नहीं? दीज आर एब्सेंट इन द एक्सॉन हिलक्स। निसल ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं? निसल ग्रेन्यूल्स आर जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने पढ़ा था ना, ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, आरबीसीज अटैच होते हैं उसके पास, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज कह रहा हूँ, जो हमारे पास राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स यहाँ पे अटैच होते हैं। ये जो राइबोसोम्स होते हैं ना दैट्स आर निजल ग्रेन्यूल्स। ठीक है। सो इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी योर प्रायोरिटी, रेड राइबोसोम्स या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? फॉर्मेशंस ऑफ प्रोटीन्स, राइबोसोम शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी, और फिर उसके बाद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर पूछे कि वो प्रेजेंट इन दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एब्सेंट इन दैट इज एक्सॉन हिलक्स। ठीक है, ये वाला एरिया जहाँ पे ये सेल बॉडी के साथ अटैच कर रहा होता है इसको एक्सॉन हिलक्स कहते हैं। ओके, एम आई क्लियर? ये क्लियर है पॉइंट्स अभी तक? ओके, अब थोड़े से मैं बात कर लेता हूँ माइक्रो, ओके, मैक्रोफेजिस। हमारे पास मैक्रोफेजिस क्या होते हैं? व्हाट आर मैक्रोफेजिस? इनको सेल ईटिंग कहते हैं ना? ओके, एक्टिवेटिंग मोनोसाइट्स। ठीक है। मैक्रोफेज, मैक्रोफेजिस क्या करते हैं? दे आर सेल ईटर्स। ठीक है, जो कि हमारे पास ईटर करते हैं। जो सेल हमारे पास ईट करते हैं माइक्रोब्स को और प्रोटेक्ट करते हैं हमारे पास बॉडी को फ्रॉम द अगेंस्ट द माइक्रोब्स, तो वो मैक्रोफेजेस हैं। मोनोसाइट से जो बनते हैं डेफिनेटली हर जगह के अपने अपने होते हैं। सीएनएस के मैक्रोफेजेस कौन से होते हैं? माइक्रोग्लाइल सेल्स। ठीक है, माइक्रोग्लाइल सेल्स, माइक्रोग्लाइल सेल्स, ओके, माइक्रोग्लाइल सेल्स। ठीक है, माइक्रोग्लाइल सेल्स या ग्लाइल सेल्स जिनको कहते हैं, दीज आर द ग्लाइल सेल्स, मैक्रोफेजेस ऑफ द सीएनएस। अच्छा, दूसरे स्किन में कौन से होते हैं? कौन से? यस, डॉक्टर आमना, यस। लैंगरहांस, लैंगरहांस भी हो सकते हैं, हिस्टोसाइट्स भी हो सकते हैं। ओके, अनम रंधावा इज आल्सो करेक्ट। स्किन के अंदर लैंगरहांस सेल्स, हिस्टोसाइट्स।
अच्छा, उसके बाद लीवर के अंदर कौन से होते हैं? कफर सेल्स, कफर सेल्स, ठीक है। लीवर के अंदर जो मैक्रोफेजेस होते हैं दैट्स आर द कफर सेल्स। अच्छा, उसके बाद हमारे पास लंग के अंदर कौन से होते हैं? डस्ट सेल्स, डस्ट सेल, डस्ट, नो दीज आर नॉट द क्लारा सेल, क्लारा सेल्स नहीं होते, दीज आर द डस्ट सेल। ओके, डस्ट सेल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास और किस में रह गए? लीवर, स्किन, लंग और ओके, और स्प्लीन में कोई होते हैं? स्प्लीन में कौन से कौन से बताए डॉक्टर? सिबाहत, आई थिंक सो। रेटिकुलर सेल्स, ओके, रेटिकुलर सेल्स। अच्छा, ये जो माइक्रोग्लाइल है, बाकी को तो छोड़ दें आप, हमने सीएनएस पढ़ रहे हैं तो सीएनएस पे ही आएंगे। जो माइक्रोग्लाइल सेल्स हैं, ओके, डस्ट सेल इन द लंग्स, लंग के अंदर, लंग, एल्वियुलर मैक्रोफेजेस इनको कहते हैं, एल्वियुलर मैक्रोफेज, एल्वुलाई के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, डस्ट सेल, ठीक है। अच्छा, लिवर के अंदर कफर सेल्स, सीएनएस के माइक्रोग्लाइल सेल्स। अच्छा, जो ग्लाइल सेल्स होते हैं ये हमारे पास कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं, एस्ट्रोसाइट्स एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। एक होते हैं एस्ट्रोसाइट्स, एक होते हैं, ओके, लेट मी हैव अ, हाँ, ओके, एट शार्प 5 आई विल बी, आवर क्लास विल बी एंड, ठीक है, शार्प 5 पे। ओके, आई विल कंफर्म इट, रेटिकुलर सेल्स हैं ये, स्प्लीन के कौन से वाले हैं मुझे अभी याद नहीं आ रहे, ठीक है, स्प्लीन के कौन से वाले हैं। ठीक है, हमारे पास ग्लाइल सेल्स की बात कर रहे थे, माइक्रोग्लाइल, माइक्रोग्लाइल्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने दो बात की है आपके साथ, एक होते हैं हमारे पास लाइक एस्ट्रोसाइट्स होते हैं, ठीक है, एस्ट्रोसाइट्स होते हैं, एस्ट्रोसाइट्स, ओके, और एक होते हैं हमारे पास ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। और जो एस्ट्रोसाइट्स हैं ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स होते हैं, और एक होते हैं हमारे पास फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स, ठीक है, फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स। अगर हमसे पूछे मोस्ट अबंडेंट ग्लाइड सेल्स इन द ब्रेन, स्पाइनल कोड, दैट विल बी एस्ट्रोसाइट्स, ठीक है, एस्ट्रोसाइट। अगर वाइट मैटर में मोस्ट अबंडेंट हमारे पास पूछे ग्लाइड सेल्स, ओ, ओ से याद रखिए, ऑफ वाइट, ठीक है, ऑफ वाइट, ओ से ऑफ वाइट, ऑफ वाइट, ओके, वाइट। तो ओ जो वाइट्स होते हैं, वाइट, वाइट मैटर के अंदर जो होते हैं ग्लाइल सेल्स, दैट आर ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। अच्छा, लुक एट दिस ओलिगोडेंड्रोसाइट जो वाइट मैटर ऑफ स्पाइनल कोड के अंदर होते हैं, ओके। हमारे पास जो प्रॉपर इनसाइड प्रोटोप्लाज्मिक, जो कि प्रॉपर इनसाइड होते हैं, ये अगर हम बात करें स्पाइनल कोड की, दिस इज बटरफ्लाई शेप आ जाता है, सेंट्रल स्ट्रक्चर आता है एच शेप यहाँ पे, ऐसे। तो ये हमारे पास ग्रे मैटर होता है, ग्रे मैटर, और जो वायर वाला होता है दिस इज अ वाइट मैटर, ठीक है, वाइट मैटर। अच्छा, यहाँ पे जो व्हाइट मैटर मैंने कहा ग्लाइल सेल्स है, दैट इज मोस्ट अबंडेंट इज ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है। अगर ओवरऑल पूछे कि कौन सा ग्लाइल सेल अबंडेंट है, दैट इज एस्ट्रोसाइट। क्यों? क्योंकि जो ये हमारे पास एस्ट्रोसाइट्स अंदर भी पाए जाते हैं, ग्रे मैटर के अंदर भी पाए जाते हैं, और वाइट मैटर के अंदर भी पाए जाते हैं। जो ग्रे मैटर के अंदर पाए जाते हैं ना, प्रॉपर इनसाइड, तो प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइड होते हैं, वो प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइड, प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट, ठीक है, प्रॉपर इनसाइट। यस डॉक्टर हफ्सा, यस डॉक्टर हफ्सा, यू हैव अ क्वेश्चन, यू हैव रेज योर हैंड। प्रोटोप्लाज्मिक, ठीक है, प्रोटोप्लाज्मिक, दीज आर द प्रोटोप्लाज्मिक, ठीक है, प्रॉपर इनसाइड जो होते हैं। और जो हमारे पास व्हाइट मैटर में एस्ट्रोसाइड्स होते हैं, दैट इज हमारे पास फाइब्रस, ठीक है, जो कि आउटर साइड पे होते हैं,
वाइट मैटर के अंदर होते हैं एस्ट्रोसाइट। सो दैट्स वाई ये दोनों अंदर भी होते हैं बाहर भी होते हैं, सो दैट्स वाई मोस्ट अबंडेंट ग्लाइड सेल विल बी एस्ट्रोसाइट्स, एस्ट्रोसाइट ओवरऑल। अगर ज़्यादातर अगर वो स्पेसिफिकली ग्लाइड सेल पूछे वाइट मैटर के अंदर, तो ऑफ वाइट से ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। लेकिन अगर वो पूछे कि एस्ट्रोसाइट कौन सा होता है वाइट मैटर के अंदर, दैट विल बी कौन सा होगा? फाइब्रस नहीं नहीं, प्रोटोप्लाज्मिक प्रॉपर इनसाइड की बात की है ना। प्रोटोप्लाज्मिक प्रॉपर इनसाइड, जो कि इनसाइड वाला होता है वो ग्रे मैटर होता है, दैट इज एस्ट्रोसाइट, दैट इज प्रॉपर इनसाइड एपी, ठीक है। और जो बाहर है एस्ट्रोसाइट वो है दैट इज फाइब्रस, जो कि फार अवे वाला है, ठीक है, फाइब्रस फार अवे वाला। इज दैट क्लियर? एस्ट्रोसाइट क्लियर हो गया? ओके फाइन। अच्छा, ये बात होगी थी और हमने थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर बात कर लिया, सिंथेटिक पैरासिम्पथेटिक की बात कर ली। अब हम बात करते हैं रिगार्डिंग रिसेप्टर्स। अगर हमें रिसेप्टर्स के मिल जाएँ, ओके, व्हेन वी हैव रिसेप्टर्स के, ओके, ओके, जस्ट अ मिनट, मैं ना रिसेप्टर्स की एक देख लूँ पिक्चर। और ओके फाइन। ओहो, अब इसको सीधी कैसे करें? ओके फाइन। ओके, मैं अपनी बुक पे बहुत गंद बचाता होता था, अभी भी बचाता हूँ। ओके, इज दैट क्लियर है आपको? ये पॉइंट पिक्चर नज़र आ रही है? आपको ये पिक्चर नज़र आ रही है? प्लीज़ लेट मी नो। ओके फाइन। हमारे पास जो रिसेप्टर्स होते हैं दैट इज़ फ्री नर्व्स एंडिंग, मिसनर कॉर्पसल्स, सीनियर्स, मर्कज, रुफिनी एंड क्राउस, ठीक है। अच्छा, ये रिसेप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं अलोंग विद देयर नर्व फाइबर, हम अभी पढ़ेंगे। ओके, जो फ्री नर्व्स एंडिंग है, लाइक फ्री नर्व्स एंडिंग हमारे पास कौन सी हैं? जो जो कि पेन के साथ एसोसिएटेड होती हैं, ठीक है। इनके सेंस क्या कहती हैं? दैट इज पेन एंड टेम्परेचर, पेन एंड टेम्परेचर। इसी तरह हमारे पास पेशेंट है वेयर फुटेड ऑन, हमारे पास वो नंगे पाँव चल रहा है, कांटा चुभ गया है, कांटा लगा उसको, अच्छा, कांटा लगा से गाना भी था एक, खैर। और उसके बाद उसके रिसेप्टर्स अगर आपसे पूछे कि कौन से होंगे, दैट विल बी जिसने विड्रॉ करवा दिया उसके हैंड को। एक तो पूछता है कि विड्रॉयल इफेक्ट कौन सा, मल्टी साइनेप्टिक होता है, यूनिसाइनेप्टिक होता है, या बाई साइनेप्टिक होता है। एक तो मल्टी साइनेप्टिक विड्रॉवल रिफ्लेक्स होता है, और रिसेप्टर कौन से होते हैं? दैट इज फ्री नर्व एंडिंग, ठीक है, बिकॉज ऑफ पेन एसोसिएशन के साथ, ठीक है। अच्छा, अब ये जो फ्री नर्व फाइटिंग फाइबर्स होती हैं ना, इनके जो रिसेप्टर से फाइबर्स जाते हैं, एक तो स्लो लेके जाते हैं, स्लो फाइबर्स जो लेके जाते हैं पेन, स्लो जो स्पीड होती है जिनकी, वो होते हैं सी फाइबर्स। मैं अभी फाइबर्स भी बात करेंगे, और वो अनमाइलिनेटेड होते हैं। मैंने आपको बताया था माइलिनेशन से स्पीड ज़्यादा हो जाती है, साल्टेटरी कंडक्शन हो जाती है। अगर वो अनमाइलिनेटेड है तो उसकी स्पीड भी कम हो जाएगी। और वो कौन से फाइबर होते हैं? सी फाइबर होते हैं। और इनमें न्यूरो कौन सा होगा? दैट विल बी
स्लो फाइबर्स के अंदर जो कि स्लो स्पीड ऑफ कंडक्शन है जिनकी सब्सटेंस पी, ठीक है, दैट विल बी सब्सटेंस, सब्सटेंस पी, ठीक है, सब्सटेंस पी होगा इसके अंदर। ओके, जो हमारे पास भाग के जल्दी लेकर जाते हैं, मैंने ऐसे याद किया था, दैट आर द ए डेल्टा फाइबर, जो दौड़ के लेके जाते हैं, जल्दी जल्दी लेकर जाते हैं, दैट इज ए डेल्टा फाइबर। ठीक है, फास्ट कंडक्शन करवाते हैं, माइलिनेटेड होते हैं ऑब्वियसली। ठीक है, वो कौन से होंगे? दैट दैट विल बी ए डेल्टा फाइबर, जो कि फास्ट होंगे और माइलिनेटेड होंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि पेन हुई है, उसको पेन किया, और द विच ऑफ द फॉलोइंग बेयर फुट ही चाह रहा था, कांटा खूबा है, उसको पेन हुई है, विड्रा किया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैपिडली कंडक्टिंग पेन फाइबर्स, कौन से होंगे? ये डेल्टा, जो दौड़ के लेके जाएंगे। और न्यूरो कौन सा होगा इनके अंदर अगर पूछे? ग्लूटामेट। ठीक है, ग्लूटामेट, वो कहते हैं ना, मुख्तार या गाल वध गई है, तो ग्लूटामेट, जब कुछ चीज़ बढ़ जाए, ज़्यादा तेज से जा रहे, ग्लूटामेट। ठीक है, ग्लूटामेट दैट इज इंक्रीज कंडक्शन का न्यूरोट्रांसमीटर है, जो दौड़ के फाइबर लेके जाते हैं, उनका ट्रांसमीटर ग्लूटामेट होता है। अच्छा, ये जो अडेप्ट यहाँ पे जो पेन लेके जानी है हमारे पास, इनकी जो टोनिक एंड फिजिक, ये ना हमारे पास एडेप्टेशन रेट होते हैं। टोनिक एंड फिजिक बहुत होते हैं, इसका एमसीक्यूज नहीं आता, बट ये आता है कि ये वाले फाइबर्स एडेप्टिंग हैं, नॉन एडेप्टिंग हैं, ये कौन से वाले हैं? ठीक है, दीज फाइबर्स आर नॉन एडेप्टिंग, ये अडेप्ट नहीं करते अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। मतलब जैसे कि हमारे पास ये अडेप्टिंग कर जाते हैं, कोल्ड वाले, कोल्ड फाइबर अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट अडेप्ट करते हैं। सो दीज फाइबर डिड नॉट अडेप्ट। ठीक है, पेन एंड टेम्परेचर के जो फाइबर्स होते हैं, दीज आर फिनर बेंडिंग्स आर नॉन अडेप्टिंग फाइबर्स। ठीक है, नॉन अडेप्टिंग होते हैं, ये याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। अच्छा, ये दूसरी बात आ जाती है, एक होता है मिसनर्स एंड पुसीनियर कॉर्पसल्स। ठीक है, मिसनर्स, मिसने और पूसी कैट वाले। ठीक है, बिल्ली, मानो बिल्ली। अच्छा, पुसीनिया मानो बिल्ली के कैसे, लाइक बिल्ली जो है ना, इधर उधर खुदकती रहती है, इंक्रीज वाइब्रेशन होती है। सो दैट विच इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज वाइब्रेशन, वाइब्रेशन सेंस के अंदर, और वो भी हाईली जिनकी हर्ट्स होती हैं, दैट इज पुसीनियर कार्पसुल। पुसी कैट से आपने याद रखना है। ठीक है, और ये कहाँ पे होती हैं? दैट आर द फिंगर, हमारे पास जो होती हैं अनियन लाइक ऑन सबक्यूटेनियस स्किन के ऊपर होते हैं। अनियन लाइन इनका स्ट्रक्चर होता है, और ये सबक्यूटेनियस स्किन के ऊपर होते हैं। ठीक है, मैंने डिफरेंट बुक से जब मैं पढ़ता होता था, एक्सट्रैक्ट करके मैंने इधर ही पॉइंट्स लिखे हुए थे। अच्छा, यहाँ पे इनकी ना, मैंने आपको बताया कि पुस्सी कैट से हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन होती है। कितनी ट्यूनिंग फोर्स से एमसीक्यूज आएगा? अगर उसकी ट्यूनिंग फोर की फ्रीक्वेंसी 40 टू 4000 हर्ट्ज के दरमियान है, दैट विल बी हाई फ्रीक्वेंसी अडप्टिंग। और रिसेप्टर्स कौन से होंगे? दैट विल बी पेसिनियन कॉर्पसल्स। हमारे पास सेंस, जितनी भी फाइव सेंसेस हैं हमारे पास, लाइक पेन, टेम्परेचर, टच, जितनी भी सेंसेस हैं, उनको सेंस करने के लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं। और हम वो रिसेप्टर्स की बात कर रहे हैं, कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं उनकी, हम फाइबर्स की बात करें, कौन से फाइबर्स होते हैं, और लिटिल बिट उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा हूँ, जो कि एमसीक्यूज के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, एक तो ये अनियन लाइक होते हैं, सबक्यूटेनियस स्किन के अंदर होते हैं, हाईली अडप्टिंग पुसी कैट से आपने याद रखना है, वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। वाइब्रेशन कितनी होगी? 40 to 4000 हर्ट्ज। इसी तरह आपको क्या है, एक बंदे को ट्यूनिफोर रखा गया है उसके सर के ऊपर, आफ्टर गेटिंग स्ट्राइक टू अ पैड, और उसकी फ्रीक्वेंसी है 120। सो विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर विल बी एक्टिवेटेड? कौन से एक्टिवेटेड होंगे? कौन से होंगे? पेसिनियन। अच्छा, मैंने कहा एक बंदे को ट्यूनिफोन उसके सर पे रखा गया है, आफ्टर स्ट्राइकिंग विद द पैड, और उसकी फ्रीक्वेंसी 120 हर्ट्ज है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर विल बी एक्टिवेटेड? हाँ, डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर साहिबा, ये डॉक्टर आमना, आप जो है ना बहुत कट्टे मारती हैं वैसे। पेसिनियन, पेसिनियन 120 हर्ट्ज की बात कर रहा हूँ ना। जी, 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 एग्जैक्टली।
और वो उन्होंने मेरे ख्याल से मिशनर कह दिया ना, डॉक्टर आमना ने, आई थिंक सो। अच्छा, हुमा थे, हुमा थे। ठीक है, फिर ठीक है। हाँ, आप ही वो है ना बहुत जानवर मारती हैं, ठीक है, यू नो व्हाट आई मीन बाय जानवर मारना। खैर, ओके। मिशनर्स में क्या होता है? मिशनर में स्लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस के साथ एसोसिएटेड है, दैट इज अप टू 40 हर्ट्ज, ठीक है, अप टू 40। अच्छा। और इसके बारे में क्या आ जाता, एमसीक्यूज आता है कि दे आर बोथ इनकैप्सुलेटेड होते हैं, दोनों इनकैप्सुलेटेड होते हैं, वाइब्रेशन के साथ एसोसिएटेड हैं, मिशनर एंड पसीनियर। और जो मिशनर्स होते हैं दे आर अबंडेंट ऑन फिंगर टिप्स एंड हेयर लाइक स्किन के अंदर मिशनर हमारे पास वो होते हैं, यू नो दे आर एसोसिएटेड विद वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन के साथ एक वाइब्रेशन वाली चीज़ बहुत जल्दी होती है, इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज। सो दैट्स वाई दे शुड बी रैपिडली अडेप्टिंग, ठीक है। ये दोनों रैपिडली अडेप्टिंग होने चाहिए, ये दोनों, ये अलोंग विद। अच्छा, सबसे पहले रैपिडली अडेप्टिंग में मसीनियर, फिर पसीनियन, फिर फ्री नर्व एंडिंग और फिर क्राउस आ जाते हैं, ठीक है, रैपिडली अडेप्टिंग के अंदर। जो कि कोल्ड के अंदर सबसे पहले मसीनियर, पसीनियन, फिर पसीनियन आते हैं, फिर फ्री नर्व, वो फ्री नर्व एंडिंग नहीं, जो ओके, एक और होती हैं फाइबर्स, अभी माइंड में नहीं आ रहा, उसके बाद फिर ये क्राउस आ जाते हैं। इन टेबल के अंदर सबसे पहले ये मिशनर्स आते हैं, फिर पेसिनियन आते हैं और फिर क्राउस आ जाते हैं, अगर रैपिडली अडेप्टिंग की बात करें। नॉन अडेप्टिंग की बात करें, फ्री नर्व फाइबर्स, ठीक है, फ्री नर्व फाइबर्स होंगे। अगर रैपिडली अडेप्टिंग की बात करें, और हमारे पास फिर मिशनर्स, पेसिनियर और क्राउस होते हैं। और अगर स्लोली अडेप्टिंग की बात करेंगे तो बाकी जो दो रह गए हैं वही होंगे उनमें से, ठीक है। तो दीज आर रुफनी और हमारे पास मर्कल डिस्क, ठीक है, मर्कल डिस्क, ये स्लो अडेप्टिंग होंगे। अच्छा, ठीक हो गया। दूसरी, अब हमने इन दोनों की बात कर ली, और यही ज़्यादातर आता है हमारे पास। अच्छा, ठीक है। एक मैंने आपको बताया था टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन का पॉइंट। मैक्स टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन किसके साथ एसोसिएटेड होता है? लिप्स, मैक्स, लिप्स, लिप्स, ठीक है, मैक्स के साथ एक्स, लिप्स, टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। और मैक्स टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन डिस्टेंस किसके साथ एसोसिएटेड होता है? इंटरस्केपुलर, इंटरस्केपुलर, ठीक है। मैंने आपको कहा था मैक्स टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन अगर आपका वर्ड आए तो आपने सिर्फ लिप्स रखना है, ठीक है, लिप्स। अगर मिनिमम टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन का वर्ड आए तो इंटरस्केपुला, ठीक है, स्केपुला अगर मिनिमम के साथ आता है। अच्छा, अगर मैक्स टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन का वर्ड आ रहा है और फिर डिस्टेंस एक और डी आ रहा है, डिस्टेंस, तो फिर आपने उल्टा कर देना चीज़ों को, ठीक है। जो लिप्स था वो स्केपुला बन जाएगा, जो स्केपुला वो लिप्स बन जाएगा। दैट वाज द ट्रिक टू रिमेंबर दी सच क्वेश्चंस। अच्छा, एक आता है कि हमारे पास ईगोडोम किसके साथ एसोसिएटेड होती है? ईगोडोम, दैट इज मर्कल डिस्क, ठीक है, मर्कल डिस्क के साथ एसोसिएटेड होती है। अ, ठीक हो गया। और हमारे पास जो डीप स्टैटिक प्रेशर होता है, डीप स्टैटिक प्रेशर दैट इज एसोसिएटेड विद मर्कल डिस्क, मर्कल डिस्क, ये वाला पॉइंट आता है। स्टेडी प्रेशर का पूछता है, स्टेडी प्रेशर रगड़े खाना। यस डॉक्टर आमने। अच्छा, ये जो ईगोडोम एसोसिएटेड विद मर्कल डिस्क, ठीक है, ईगोडोम ये वाला, आई से, आईगोडोम, आईगोडोम, आईजीओ, ठीक है, आईगोडोम, ये वाला आइगोडोम। अच्छा, ये एसोसिएटेड विद मर्कल डिस्क, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो डीप स्टैटिक प्रेशर की बात करता है, दैट इज स्टैटिक जो है, मर्कल डिस्क मार दिया हमने उसको दबा के, दबा के, डीप स्टैटिक दबा के मार दिया उसको, डीप स्टैटिक प्रेशर। अगर स्टीडी प्रेशर की बात करेगा, स्टीडी प्रेशर की, दैट एसोसिएटेड विद रुफनी, ठीक है, रुफिनी, अगर स्टीडी प्रेशर की बात कर रहे हैं। स्टैटिक की बात करेगा, दैट विल बी हमारे पास मर्कल होगा, जो कि एक स्टैटिक है। स्टीडी होता है दैट इज समथिंग विच इज कॉन्टिन्यूस बट इन अ स्टीडी स्टेट, ठीक है, एक ही उसका एक्सेलरेशन नहीं है, बट इन अ मोशन के अंदर है, ठीक है, दैट इज स्टीडी। ओके, दैट विल बी रुफिनी कॉर्पसल्स, रुफिनी कॉर्पसल्स। अच्छा, ये जो रगड़े खा रहे हैं इसे भी याद कर लें, जब गाड़ी चल रही है उसको रगड़ लग रही है, तो वहाँ से रुफीनी, जो स्टीडी प्रेशर होगा रुफीनी होगा। स्लिपेज ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग रफ सरफेस, ठीक है। ओके, फाइन। और जो कोल्ड के साथ एसोसिएटेड होते हैं दैट इज क्राउस, क्राउस, और ये क्या है, रैपिडली अडप्टिंग होते हैं। ओके, फाइन।
ओके, मैं आपको बात कर रहा था, दैट इज स्टैटिक टच। टच भी है, स्टैटिक प्रेशर की भी बात करें अगर, स्टैटिक प्रेशर की, तो दैट विल बी अगेन हमारे पास मर्कल आएंगे। स्टैटिक अगर चीज़ की बात कर रहा है, प्रेशर की, टच की, ठीक है। तो ये वाला स्टीडी के साथ आता है, ये मैं आपको डिफरेंशिएट करवाना चाह रहा था। स्टीडी प्रेशर, स्टीडी की बात आएगा दैट इज इन द मोशन के स्टेट में। स्टैटिक की बात आएगी टच की, प्रेशर की, यू नो देयर इज आल्सो अ प्रेशर एसोसिएटेड। अगर स्टैटिक टच प्रेशर की बात है दैट विल बी मर्कल डिस्क। ठीक है डॉक्टर साहबा, डॉक्टर साहबा एम आई क्लियर? अभी जिन्होंने पूछा था। ओके, ओके फाइन। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको रैपिडली अडेप्टिंग कौन कौन से बताए हैं? व्हाट आर रैपिडली अडेप्टिंग? सीरीज एंड, या नहीं नहीं, फ्री नर्व एंडिंग मैंने आपको कहा दैट इज नॉन अडेप्टिंग। ठीक है, दैट आर हेयर एंड ऑर्गन्स होते हैं। दिस, सबसे पहले ये आते हैं, दैट आर मिसनर कॉर्पसूल्स, उसके बाद ये पसीना कॉर्पसूल्स आते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पे हेयर एंड ऑर्गन्स आते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। हेयर एंड ऑर्गन्स, ठीक है, हेयर एंड ऑर्गन्स, एंड ऑर्गन्स आते हैं। ओके, और उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं दैट इज क्राउस, जो कि चौथे नंबर ये होते हैं, हाईली अडेप्टिंग। और अगर नॉन अडेप्टिंग की बात पूछे तो फिर कौन सा होगा? और अगर स्लो अडेप्टिंग की बात करें फिर कौन से होंगे? हाँ, मर्कल और रुफिनी में से कोई भी एक, ठीक है, इनकी प्रायोरिटी नहीं है। ओके फाइन, अभी हमने रिसेप्टर्स की बात कर ली, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर ली। आइगोडोम किसके साथ एसोसिएटेड? जी जी, जी जी, मैंने ये वही बता रहा हूँ इतनी देर से। मिसनर सबसे पहले हैं, उसके बाद पेसिनियन आते हैं, फिर हेयर एंड ऑर्गन आते हैं, फिर चौथे नंबर पे क्राउस बल्ब्स, जो कि डिटेक्ट करते हैं कोल्ड टेम्परेचर को, क्राउस को, दैट इज क्राउस कोल्ड। ठीक है, लिटिल बिट निमोनिक्स है दोनों का, क्राउस कोल्ड। ठीक है, और ये रैपिडली अडोप्टिंग होते हैं। ठीक है, ये चारों होते हैं रैपिडली अडोप्टिंग प्रायोरिटी वाइज, और जो स्लो अडोप्टिंग होते हैं मर्कल्स एंड रुफिनिया होते हैं। नॉन अडोप्टिंग फ्री नर्व एंडिंग्स। ठीक है, अब ये हमने रिसेप्टर्स की बात कर ली। अब हम बात करेंगे अलोंग विद फाइबर्स। ठीक है, फाइबर्स का। ओके, लुक एट दिस। एक होते हैं जनरल फाइबर, ठीक है, जनरल फाइबर, और एक होते हैं उनकी स्पेसिफिक टाइप्स। ओके, दीज आर जनरल फाइबर टाइप्स, जिसके अंदर अल्फा, बीटा एंड चार्ली। ठीक है, अल्फा, बीटा एंड चार्ली। अल्फा को आगे हमने डिवाइड किया हुआ है, अल्फा, ए अल्फा, ए बीटा, ए गैमा और ए डेल्टा। ठीक है, अब जो सेंसरी टाइप के हवाले से उनको फर्दर क्लासिफाई किया हुआ है, 1A, 1B, 2, 3 एंड 4। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा कि जो मसल स्पिंडर्स हैं ना, मसल स्पिंडर्स के साथ जो फाइबर जाते हैं दैट आर द जनरल फाइबर ए अल्फा टाइप, और उनकी सेंसरी टाइप कौन सी है? 1 अल्फा होती है, 1 अल्फा। ठीक है, और मसल स्पिंडर का काम क्या क्या होता है? दैट काजेज द कंट्रैक्शन, कंट्रैक्शन करवाते हैं। लाइक हमारे पास, हम कोई भी मसल्स के ग्रिप कर रहे हैं, बाइसेप्स के साथ हम उठा रहे हैं कोई चीज़। ठीक है, हमने किताबें उठाई हुई हैं हाथ के अंदर, और उसको बाइसेप्स के साथ फ्लेक्स कर रहे हैं, जो कौन सा मसल इन्वॉल्व है? दैट आर द, जो कि कंट्रैक्शन कर रहे हैं, मसल स्पिंडर्स होते हैं। ठीक है, आफ्टर 5 मिनट्स अनदर लिंक विल बी शेयर, आप फिर ज्वाइन कीजिएगा। वो मसल स्पिंडर्स होते हैं जो कि कंट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह हमने अगर उठाई हुई है बहुत देर से किताबें, और आपको पता है कि आप ज़्यादा देर उठाएं तो दर्द करने लग जाती है, एकदम से गिर जाएंगी अगर नीचे। ठीक है, तो वो जो गिराना है, इन दैट इज़ अ प्रोटेक्टिव फिनोमेना, और आपकी फटीग हो रही है, और वो इन्वर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स हो रहा है। वो किसकी वजह से होता है? दैट इज़ गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स। ये क्या करवाते हैं? दैट आर रिलैक्सेशन ऑफ द मसल करवाते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ द मसल, जो है ना, अगेंस्ट एक्सेसिव कंट्रैक्शन, एक्सेसिव प्रोलॉन्ग कंट्रैक्शन, और टीयर से भी जो बचाते हैं, दैट इज ऑर्गन टेंडन, गोल्जी टेंडन ऑर्गन, जिनको जीटीओस भी कहते हैं, गोल्जी टेंडन ऑर्गन। ठीक है, गोल्जी टेंडन ऑर्गन।
ओके, ओके, इनको जीटीओस भी कहते हैं और ये रिलैक्सेशन करवाते हैं, ठीक है? रिलैक्सेशन करवाते हैं। अच्छा, एमसीक्यूज़ क्या आता है? एक 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 बच्चे ने, एक लड़की ने बहुत देर तक किताबें उठाई हुई हैं 3 से 4, और कुछ देर बाद एकदम से वो किताबें गिर गई हैं। व्हाट विल बी दैट रिफ्लेक्स कॉल्ड? इनवर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स। इनवर्स स्ट्रेच, यस, इनवर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स व्हिच इज़ कॉज्ड बाय गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स, ठीक है? गोल्जी टेंडन ऑर्गन की वजह से जो रिफ्लेक्स होता है, दैट इज इनवर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स। और जो स्ट्रेच रिफ्लेक्स है मसल स्पिंडल की वजह से होता है। फाइबर कौन से इनके अंदर एसोसिएटेड होते हैं? दैट इज 1A। और जो गोल्जी टेंडन के साथ होते हैं दैट इज 1B, ठीक है? प्रिवेंट फ्रॉम द ब्रेक, गोल्जी टेंडन, दैट इज 1B। और अगर फास्टेस्ट कंडक्शन की बात करें फाइबर्स की, अब हम फाइबर्स की बात करें, पहले हमने रिसेप्टर्स की बात की, अब हम फाइबर्स की बात कर रहे हैं। ये जो फाइबर इस तरह जा रहे हैं स्पाइनल कोड में या ब्रेन के अंदर, ये फाइबर्स। अब ये उनमें से अल्फा की बात की है जो मसल स्पिंडल के साथ एसोसिएटेड होते हैं, रिलैक्सेशन में करवाते हैं वो वाले। अच्छा, दूसरा ये है कि वो ए बीटा जो होते हैं, जो हमारे पास पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर आर एसोसिएटेड विद टच एंड प्रेशर पार्टिकुलरली। यू कैन सी कि हमारे पास टच एंड प्रेशर के साथ ए डेल्टा भी आता है, बट पार्टिकुलरली जो एसोसिएटेड होते हैं ए बीटा। आपने ए बीटा को प्रायोरिटाइज करना है। अगर आपके पास ए बीटा भी हो, ए डेल्टा भी हो, दैट विल बी ए बीटा ऑप्शंस जो जनरल फाइबर में हैं। और अगर सेंसिटिव टाइप फाइबर टाइप की पूछे दैट विल बी टू, ठीक है? जो टच, टू फॉर टच एंड प्रेशर, ठीक है? टू ए बीटा टाइप, ए बीटा टाइप, ओके। और अगर फास्ट कनेक्शन ऑफ द फाइबर के पूछे तो ए अल्फा, और उनमें से दोनों में से कोई भी, ठीक है? अगर वो कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो स्पिंडल फाइबर्स के साथ एसोसिएटेड 1 अल्फा, और अगर रिलैक्सेशन की बात कर रहा हो तो 1 बीटा, ठीक है? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट्स? ओके, फाइन। इसी तरह अगर मैंने आपको बताया था ए गैमा को हमने सेंसिटिव फाइबर के साथ वो नहीं की, एसोसिएशन नहीं दी, तो इंट्राफ्यूजल जो फाइबर होते हैं इनसाइड द मसल स्पिंडल के, मसल के जो इनसाइड फाइबर्स होते हैं, दैट विल बी इंट्राफ्यूजल फाइबर्स, ठीक है? अच्छा, इसी तरह अगर वॉलंटरी कंट्रोल के अंदर पूछता है कि डिसेंडिंग पाथवे, यू नो कि हमारे जितने भी सेंसरी पाथवे हैं, ये जो फाइबर्स हैं सेंसेशन लेके जाते हैं, दीज आर द असेंडिंग पाथवे, ऊपर को जाएंगी, ठीक है? असेंडिंग पाथवे जितने भी होते हैं। और जो मोटर पाथवेज होते हैं वो डिसेंडिंग पाथवेज में आएंगे। जो मोटर होते हैं, मोटर वाले, वो डिसेंडिंग में होते हैं, कि मतलब वो अपने ऑर्गन्स को सप्लाई करेंगे अफेक्टिव ऑर्गन को। और जो हमारे सोमैटिक वॉलंटरी कंट्रोल के अंदर होते हैं उनके अंदर वो पूछता है कि कौन से न्यूरॉन इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज अल्फा एंड गैमा बोथ, ठीक है? अल्फा एंड गैमा मोटर न्यूरॉन्स बोथ। कौन से न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं? अल्फा एंड गैमा मोटर न्यूरॉन बोथ होते हैं डिसेंडिंग पाथवे के अंदर, वॉलंटरी कंट्रोल के अंदर, ये दोनों एक्टिवेट होते हैं। अच्छा, खैर, मैंने आपको ये डेल्टा बताया था कौन से पेन के साथ एसोसिएटेड होते थे? फास्ट, स्लो पेन, फास्ट पेन। और कौन से रिसेप्टर से लेके जाते थे ये डेल्टा फाइबर कहाँ से रिसेप्टर से लेके जाते थे फास्ट कंडक्शन? अभी बताया है, फ्री नर्व एंडिंग, फ्री नर्व एंडिंग, ठीक है? अभी मैंने आपको बताया नहीं है, फ्री नर्व एंडिंग के साथ उनका रिसेप्टर्स होता है, ओके। आई होप सो आप सभी ने ज्वाइन कर लिया होगा। ओके, प्लीज़ अगर कोई ग्रुप में मैसेज किया करे तो मुझे बता दिया करें, ओके। हम बात कर रहे थे फास्ट कंडक्शन की, राइट? ओके, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ए डेल्टा कहाँ से फ्री नर्व एंडिंग से लेके जाते थे ये फाइबर्स, ठीक है? और ये सेंसिटिव कौन से टाइप हैं? दैट इज 3। और जनरल फाइबर टाइप्स कौन सी हैं? ओके, फाइन, ओके,
ओके, यहाँ पे हमारे पास जनरल फाइबर टाइप्स कौन सी है, दैट इज थ्री। ठीक है, थ्री टाइप्स के होते हैं। और ये हमारे पास फास्ट कंडक्शन ऑफ पेन में लेके जा, अगर आपसे पूछे कि पेन एंड टेम्परेचर की सेंसेशन जनरल फाइबर कौन से लेके जाते हैं, वो कौन से होंगे? पेन एंड टच के जनरल सेंसेशन वाले कौन से होंगे? यस, दैट विल बी ए बीटा ना, ए बीटा टाइप्स होंगे। ओके, टच एंड प्रेशर की बात कर रहा हूँ, ए बीटा टच एंड प्रेशर। टच एंड प्रेशर। ओके, टच एंड प्रेशर की मेजरली जो जनरल फाइबर्स होते हैं ए बीटा। डॉक्टर साहब क्या कंफ्यूजन है? डॉक्टर साहब कोई कंफ्यूजन है, प्लीज लेट मी नो। ओके फाइन। जो हमारे पास पेन की मैंने बात कर रहा हूँ, फास्ट कंडक्टिंग, दैट इज ए डेल्टा, दौड़ के लेके जाते हैं फाइबर्स। ठीक है, और इनमें न्यूरो कौन सा था? ग्लूटामेट, गलवदगी वाली ग्लूटामेट। ठीक है, ग्लूटामेट। ठीक है, और यहाँ पे मैंने स्लो वाले कौन से बताए थे, दैट विल बी अनमाइलिनेटेड। ओनली फाइबर्स जो अनमाइलिनेटेड हैं दैट इज सी टाइप, सी टाइप। और सेंसरी फाइबर टाइप्स कौन सी है, दैट इज फोर। ठीक है, फोर। सी टाइप, सी फोर, अनमाइलिनेटेड। डेफिनेटली अगर स्लो कंडक्शन या स्लो कंडक्शन के फाइबर पूछेगा तो डेफिनेटली अनमाइलिनेटेड फाइबर होंगे, वो कौन से होती हैं, सी फाइबर्स होते हैं। और ये रिमेंबर, जो सी होती हैं दैट आर द पोस्ट गैंग्लियोनिक ऑटोनोमिक होते हैं। ठीक है, पोस्ट गैंग्लियोनिक ऑटोनोमिक फाइबर्स होते हैं। ठीक है, पोस्ट गैंग्लियोनिक, सी फोर जो बाद में आता है, जो बी फोर बिफोर, सी फोर बाद में। ठीक है, बी पहले आता है, सी बाद में आता है। तो प्री गैंग्लियोनिक ऑटोनोमिक फाइबर जो होते हैं मोस्टली दैट आर द जनरल फाइबर टाइप्स बी। बी बी फाइबर होते हैं, बी टाइप्स के होते हैं। पोस्ट गैंग्लियोनिक अनमाइलिनेटिव फाइबर जो होती हैं दैट आर मोस्टली द सी, सी फाइबर्स। ठीक है, और मैक्सिमम कंडक्शन कौन सी करवाते हैं, दैट इज ए अल्फा टाइप्स, ए अल्फा टाइप्स। राइट। ओके फाइन। इनमें से क्वेश्चंस क्या आता है, दैट इज अगेन पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर कौन से होते हैं, स्लो कंडक्शन कौन करवाते हैं, और इनके न्यूरो इनका क्या होता है, स्लो कंडक्शन वालों का? यस, सब्सटेंस पे, सब्सटेंस पे। अच्छा, पेन में हमने पेन का बात कर लिया कि यहाँ पे स्लो कंडक्शन, फास्ट कंडक्शन, न्यूरो। और एक होता है जो कि पेन रिलीव में नेचुरल ओपियाइड होता है, एंटी पेन या पेन के अगेंस्ट जो काम करता है, नेचुरल ओपियाइड, वो कौन सा होता है? एंडोर्फिन, 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 एंडोर्फिन हाइपोथैलेमस से जो निकलता है। ठीक है, एंडोर्फिन, नेचुरल ओपियाइड्स की जो बात करते हैं। अच्छा, इसी तरह पेन मीडिएटर हमने पढ़े थे इन द जनरल पैथोलॉजी के अंदर। पाजी बहुत दर्द हो रही है, जैसे मैंने याद करवाया था, तो वो कौन से थे? मैंने आपको पढ़ाया है जनरल पैथोलॉजी। पाजी बहुत दर्द हो रही है, नहीं पढ़ाया? अच्छा, पाजी बहुत दर्द हो रही है, बहुत दर्द हो रही है। सो रिमेंबर, जो पेन मीडिएटेड होते हैं साइटोकाइंस दैट आर प्रोस्टाग्लैंडिन E2, पाजी बहुत दर्द हो रही है, एंड ब्रेडिक्निन। ठीक है, ब्रेडिक्निन, दैट इज हाउ यू कैन रिमेंबर द मीडिएटेड साइटोकाइंस। न्यूरोट्रांसमीटर पूछे तो ये वाले होंगे। नेचुरली हमारे पास पूछे जो पेन को डिक्रीज करते हैं, एंडोर्फिन होते हैं। एंडोर्फिन हाइपोथैलेमस से जो निकलते हैं। एक और होता है पायरामेडल सेल्स, जो सेरिब्रम होते हैं, मैक्सिमम इनहिबिटरी स्टिमुलाई जो देते हैं सेरिब्रम का, पायरामेडल सेल्स ऑफ सेरिब्रल कोर्टेक्स। अच्छा, एक और होते हैं, अभी माइंड में आया था। अच्छा, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा होता है, जो मिड्यूला के अंदर भी प्रेजेंट है? गैबा, गैबा। ठीक है, अगर गैबा कम हो जाए तो क्या होगा? इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, डिक्रीज एक्साइटेशन कौन करवाएगा? अगर ये कम हो गया, देयर आर चांसेस ऑफ एपिलेप्सी, इंक्रीज एक्साइटेशन। सो एपिलेप्सी के अंदर अगर आपसे पूछे कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर कम हो जाता है, दैट इज गैबा। ठीक है, गैबा, एपिलेप्सी के अंदर, एपिलेप्सी के अंदर गैबा। इसी तरह स्ट्रेस के अंदर कौन सा डिक्रीज कर जाएगा? गैबा। मेड्यूला के अंदर कौन सा होता है, दैट इज गैबा। ठीक है, गैबा, मेड्यूला के अंदर, मेड्यूली मीडिएटेड। अच्छा, डोपामीन किन किन के अंदर होता है? डोपामीन मैंने आपको बताया है पहले। डोपामीन,
यस, डॉक्टर डोपामिनर्जिक फाइबर होते हैं, लेकिन कोई ट्रैक्स भी बताए थे मैंने, और एक फीलिंग्स से रिलेवेंट चीज़ भी बताई थी। यस, निग्रो जो है इमोशंस में डूब गया है, मैंने ऐसे याद करवाया था। तो निग्रो पाथवे इमोशंस के अंदर हमारे डूब गया से, दैट इज डोपामिनर्जिक फाइबर्स होते हैं। ठीक है, डोपामीन एसोसिएटेड न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। इसी तरह मैंने आपको बताया था कि जो मूड के साथ एसोसिएटेड होते हैं, वो कौन सा होता है? यस, सेरोटोनिन बेस्ड परफ्यूम से याद करवाया था, दैट इज सेरोटोनिन। और हमारे पास कौन सा सिंड्रोम के अंदर सेरोटोनिन इंक्रीज हो जाता है, फ्लशिंग ऑफ फेस वगैरह हो जाती है, नियासिन की भी नियासिन की भी उसकी में विटामिन बी थ्री की भी डेफिशिएंसी हो जाती है। कार्सिनाइड, ग्रेट। ये कौन बोला है? कार्सिनाइड, ठीक है। ग्रेट डॉक्टर साहिबा, कार्सिनाइड, कार्सिनाइड, ठीक है, कार्सिनाइड सिंड्रोम। ओके, a little bit fibers, receptors and इंट्राफ्यूजल ए गैमा होते हैं। मैक्सिमम की भी बात कर ली हमने, टच प्रेशर की भी बात कर ली। ओके, थोड़ा सा मैं आपको ना फाइबर्स की बात के साथ अ, हम बात करते हैं, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्स की भी बात कर लेते हैं। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्स एक होते हैं अंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्स, ठीक है, अंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्स, पोस्टीरियर होते हैं स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्स, और एक होते हैं लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्स। ठीक है, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्स। ओके, स्पाइनोथैलेमिक की बात कर रहा हूँ कि स्पाइनल कोड से, फॉर एग्जांपल दिस इज द स्पाइनल कोड, ये वाली स्पाइनल कोड से और ऊपर थैलेमस पे जा रही है, स्पाइनल कोड से ऊपर ब्रेन के अंदर जा रही है। फॉर एग्जांपल दिस इज अ, हमारे पास ब्रेन है, ठीक है, दिस आर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्स। तो ये असेंडिंग होंगे, डिसेंडिंग होंगे? तो ये सेंसेशन के साथ ये एसोसिएट होंगे, डिफरेंट, बहुत सारे 12 से ज़्यादा ऊपर होते हैं सेंडिंग पाथवे। बट जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एमसीक्यूज बेस्ड है, मैं वो उन पे फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, सेंडिंग ट्रैक पे दीज आर द सेंसरी। जो अंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है, समटाइम वो अंटीरियर लेटरल दोनों को मिक्स करके बता देता है, अंटीरियर लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्स। तो इसका मतलब ये है, दोनों की जो सेंसेशन है वो मिक्स करके उसको बता रहा है। जो हमारे पास एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्स हैं, ये किसके साथ एसोसिएटेड होते हैं? सेंसेशन के साथ एसोसिएटेड होते हैं। एसी से याद कर लीजिएगा। ओके, नहीं, सेंसेशन वगैरह की बात करें, एंटीरियर फॉर दिस इज एंड एसी, ठीक है। यस, यू आर राइट। ए फॉर एंटीरियर, सी फॉर क्रूड, ठीक है, एसी। क्रूड कौन सा? क्रूड टच, क्रूड टच एंड क्रूड प्रेशर। क्रूड टच, करोड़े मरा के, करोड़ा मरा के, ठीक है। करोड़ के जो कहते हैं ना, चुंडी काटना या करोड़ के उसको दबाना, जो करोड़ के है ना, इंग्लिश में उसको क्रूड कहते हैं, पंजाबी में करोड़ के कहते हैं उसको। खैर देखा, अंग्रेजों ने थोड़ी सी पंजाबी में अपने वर्ड्स चूज किए हुए हैं। वी आर वेरी एडवांस पीपल पंजाबीज, बस अंग्रेजी ने थोड़ा सा सोफिस्टिकेट कर दिया उसको। दैट इज क्रूड टच, टच वाला, और क्रूड प्रेशर, दैट इज एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, ठीक है। और जो पोस्टीरियर होते हैं, एसी है, दैट इज, यू कैन सी द पोस्टीरियर ट्रैक्स होते हैं दैट आर एसोसिएटेड विद पीटीवी, ठीक है, पी जो आजकल कोई भी नहीं देखता, पीटीवी, टेलीविजन है, पीटीवी। सो पी से क्या बनेगा, टी से क्या बनेगा, एंड वी से क्या बनेगा? जो मैं पीटीवी पीटीवी लगा होता था आपको, पोस्टीरियर कोलम मीडियन लेमनिस्कस वाले, ठीक है, इसको। यस, पी फॉर प्रोप्रियोसेप्शन, प्रोप्रियोसेप्शन होता है, जो कि बैलेंस एसोसिएटेड होते हैं। ओहो, प्रोप्रियोसेप्शन, ठीक है। और पी फॉर प्रेशर, दिस प्रेशर इज नॉट क्रूड वन, ठीक है। ये जो प्रेशर है, ये क्रूड वाला नहीं है, क्रूड वाला आगे वाला है, एसी वाला प्रेशर। प्रोप्रियोसेप्शन, प्रेशर। टी फोर क्या होता है, दैट इज टच, और ये क्रूड वाला नहीं है, दूसरे वाला है, ठीक है। टी फोर से टच, क्रूड वाला टच नहीं है, सिंपल वाला।
हल्का सा, बस ज़रा सा टच, ज़रा सा हल्का सा फाइन टच, ठीक है। एंड वी फॉर वाइब्रेशंस, okay, this is vibrations. So these are the associated with posterior spinothalamic tract और या dorsal column medium lemniscus जिसकी बात करते हैं। dorsal column dorsal column medial lemniscus की जो बात कर रहे होते हैं। so these are the same things, posterior spinothalamic tracts, dorsal column medial lemniscus। तो ये सेंसेशन आती हैं। इसी वजह से हम जो विटामिन बी ट्वेल्व को हम डिफ्रेंशिएट करवाते हैं फ्रॉम द अदर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जिसके अंदर फोलिक एसिड डेफिशिएंसी होती है, राइट। फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, अगर हमारे पास वो सारी मैनिफेस्टेशन फोलिक एसिड डेफिशिएंसी की दे रहा हो, जस्ट बैलेंस की बात कर रहा हो कि बैलेंस खराब हो गया है, आपने आंखें बंद करके विटामिन बी ट्वेल्व को क्लिक करना है, नॉट अदर। चाहे वो सारी चीज़ें फोलिक एसिड के जा रही हो के अंदर, तो आपने फोलिक एसिड को नहीं करना, बिकॉज विटामिन बी ट्वेल्व डेफिशिएंसी एसोसिएटेड विद प्रोपियोसेप्शंस, प्रोपियोसेप्शन डिफेक्टेड हो जाता है, डोर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कस वाले जो पाथवे के अंदर सेंसेशन होती हैं, ये विटामिन बी ट्वेल्व के अंदर आते हैं। इसी तरह रोमबर्ग टेस्ट होता है, और हमारे पास सेरिब्रल लेजन्स होती हैं, ये थोड़ा सा आगे मैं बात करूँगा। ओके, जब भी डोर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कस या पोस्टीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँगा, तो ये वाली सेंसेशन की मैं बात कर रहा हूँ, पीटीपी पीटीवी वाली, ठीक है। प्रोप्रियोसेप्शन, प्रेशर, फाइन टच एंड वाइब्रेशन मूवमेंट। अच्छा, ये जो लेटरल होते हैं ना, लेटरल, ये पेन एंड टेम्परेचर के साथ एसोसिएटेड होते हैं। पेन एंड टेम्परेचर, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि ये डिकसेट करते हैं, ये जो लेटरल होते हैं ना, डिकसेट करते हैं। अ, अच्छा, ये डिकसेट कहाँ पे करते हैं, दैट इज मेड्यूला पे होकर, मेड्यूला ऑब्लिगेंटा। सो हम ब्राउन्स की सीक्वाड सिंड्रोम पढ़ते होते थे ना, ये ऐसा, ये स्पाइनल कॉर्ड होता था, लाइक दिस वन, ये ये तो उसका आधा जो ब्राउन सिक्वाड के अंदर ऐसे डैमेज हो जाता था, हेमी सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड जिसको कहते हैं। तो हमारे पास क्या मैनिफेस्टेशन आती थी, उसी साइड के हमारे पास ये डोर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कस जो नीचे वाली साइड पे है, जिस लेवल पे लेयन हुई है वो तो सारी सेंसेशन गएंगे एट द लेवल ऑफ, उस लेवल पे तो सारी सेंसेशन जाएंगी ना, चाहे वो असेंडिंग है, डिसेंडिंग है, जो भी है। और उससे नीचे जो इफेक्ट आएगा ना, उस लेयन के नीचे अपर मोटर न्यूरॉन आएगा, अपर मोटर न्यूरॉन, और यहाँ पे जो आएगा वो लोअर मोटर न्यूरॉन होगा, जो नीचे आएगा अपर मोटर न्यूरॉन आएगा। मैं अभी अब डिस्कस बाद में करेंगे जब हम पैथोलॉजी करेंगे, अपर मोटर न्यूरॉन, लोअर मोटर न्यूरॉन। बस थोड़ा सा ये डोर्सल कॉलम मीडियन लेमनिस्कस लेटर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के बिहाफ पे मैं आपको याद करवाना चाह रहा हूँ कि जो नीचे वाली साइड पे वो आएगी डोर्सल कॉलम मीडियन लेमनिस्कस वाले सारे फाइबर्स जो हैं वो हमारे पास सेंसेशन लूज हो जाएंगी, लाइक प्रोपियोसेप्शन, प्रेशर, वाइब्रेशन। लेकिन ये जो लेटर हमारे पास स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्स हैं ना, इस वाले साइड के तो डिकसेट करके इधर चले गए हैं, इस वाले मेडुला ऑब्लिगेंटा पे, ये जो मेडुला ऑब्लिगेंटा है ऐसे डिकसेट करके पुट्ठे हो गए, उधर चले गए ऑपोजिट साइड पे। तो वो वाले तो पेन एंड टेम्परेचर तो इंटैक्ट होगा यहाँ पे, तो लेकिन ये जो इधर वाले साइड के होंगे ना, नीचे वाले साइड के पेन एंड टेम्परेचर वो डैमेज हुए होंगे, ठीक है, वो डैमेज होंगे। ऑपोजिट साइड के पेन एंड टेम्परेचर बिलो द लेवल ऑफ लेयन डैमेज होंगे इन केस ऑफ ब्राउन सिक्वार सिंड्रोम हेमिसेक्शन। क्यों? क्योंकि ये वाले साइड के जो डिकसेट करके इधर वाले साइड पे आते हैं, ठीक है। एम आई मेकिंग सेंस? ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? ओके, फाइन, ग्रेट। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ऑपोजिट साइड के हमारे पास पेन एंड टेम्परेचर बिलो द लेयंस हमारे पास डैमेज होते हैं, नॉट ऑन द सेम। ओके, ये हो गया हमारे पास स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट्स। ओके, अब थोड़ा सा हम, अच्छा, हमारे पास ना बैलेंस डैमेज हुआ है पेशेंट का, लेयंस हुई है डोर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कस, तो वो पूछता है वेयर विल बी द लेयंस, लेयन कहाँ पे होगी, बैलेंस खराब है पेशेंट का, तो डोर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कस, यू नो, बैलेंस के साथ प्रोप्रियोसेप्शन दैट इज एसोसिएटेड विद डोर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कस। लेकिन अगर वो पूछता है बैलेंस खराब है, व्हाट विल बी द मैकेनिज्म, मैकेनिज्म कौन सा होगा, तो दैट विल बी लेटरल इनहिबिशन। मैकेनिज्म इज लेटरल इनहिबिशन, जो बैलेंस खराब होता है, प्रोप्रियोसेप्शन खराब होता है। लेकिन अगर लेयंस का पूछे, वो फाइबर्स डोर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कस के होंगे। अच्छा, रिमेंबर हमारे पास ईयर जो होता है ना, ईयर, ईयर का जो इनर ईयर होता है, ओके, किडनी की तरह बना रहा हूँ मैं इसको, इनर ईयर आपको पता है वो बैलेंस के साथ एसोसिएटेड होता है,
ठीक है। इनर ईयर बैलेंस के साथ एसोसिएटेड होता है। जो डिजीज हमारे पास इनर ईयर के साथ होगी, इसी तरह वो बैलेंस की बात करेगा, बैलेंस खराब हो रहा है पेशेंट का, तो अपने माइंड में रखिएगा कि मीनियर डिजीज जो है, इनर ईयर की जो डिजीज है, ऑटोस्क्लेरोसिस हो जाता है, जिसके अंदर स्टेप्स का सख्त हो जाती है, और उसके अंदर हमारे पास इनर ईयर डैमेज होता है, बैलेंस भी डैमेज होता है। सो मीनियर डिजीज में आल्सो काज एबनॉर्मेलिटी इन द बैलेंस, ठीक है। ओके, not only just dorsal medial lemniscus, not only vitamin B12, not only the Romberg test जो हम करवाते हैं, cerebellar lesions, ठीक है। So these things should be in your mind. cerebellar lesion हो सकती है, इनर ईयर की पैथोलॉजी हो सकती है, विटामिन B12 हो सकती है, डोर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कस। जहाँ पे सिनेरियो जहाँ पे लेके जा रहा हो, विटामिन डेफिशिएंसी में जा रहा हो, या सिंपली वो ईयर पैथोलॉजी की हिस्ट्री के साथ जा रहा हो, तो फिर उस चीज़ को आप पिक कर लीजिएगा along with addition point. Yes, Rana Zishan? सॉरी सॉरी, क्या कह रही हैं? यस, ओकुलोमोटर नर्व्स होती हैं ना, ओकुलोमोटर नर्व्स होती हैं, ओकुलोमोटर नर्व्स दैट इज एसोसिएटेड विद बैलेंस, ठीक है। डेफिनेटली वो हमारे पास यूट्रिकल्स भी आते हैं, सेक्यूल्स भी आते हैं, और हमारे पास सेमी सर्कुलर कनाल्स भी आ जाती हैं, ये सारे भी एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है। यूट्रिकल्स जो हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन के साथ आते हैं, सेक्यूल्स जो हमारे पास वर्टिकल एक्सेलरेशन के साथ आते हैं, सेमी सर्कुलर कनाल जो कि हमारे पास रोटेटरी एक्सेलरेशन के साथ एसोसिएटेड होते हैं इन बैलेंस कंडीशन में, ठीक है डॉक्टर राना जिशान। और जो अपोलो मोटर नर्व्स है, ये भी एसोसिएटेड होती हैं विद द बैलेंस। ओके, खैर, अच्छा ये हो गया पॉइंट्स, और मैंने आपको बैलेंस के साथ एसोसिएशन बता दी, तीन चार चीज़ों की, रिसेप्टर्स कर लिए, टैक्स कर लिए, और हमने न्यूक्लियर अभी नहीं करेंगे। ओके, नो प्रॉब्लम ब्रदर, नो प्रॉब्लम, माय प्लेयर। अच्छा ये हो गया, ये हो गया, ये। अच्छा, स्लीप की बात करते हैं, नींद जो कि आपको अभी आ रही है बहुत ज़्यादा, या आनी तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आ जाती है नींद। नींद और क्या है, हाँ, अगर पेशेंट को डायरिया हो तो कहीं पे भी आ जाता है, जैसे थका हुआ हो और अगर डायरिया हो। अच्छा, ओके, यू नो, सबसे अच्छी नींद वो होती है जो कि थकने के बाद, हलाल की रोज़ी कमाने के बाद बंदे को आती है, जैसे कि मैं हलाल की रोज़ी कर रहा हूँ। खैर, जोक्स अपार्ट, आप लोग भी हलाल कर रहे होंगे। ओके, लेट्स कम टू पॉइंट्स। अच्छा ये वाला हो गया, ये हो गया। अच्छा, ठीक है। अच्छा, स्लीप की बात करते हैं, नींद की थोड़ी सी। ओके, हमारे पास लाइक वेव के बारे में भी वो पूछता है, स्लीप की वेव्स कौन सी होती हैं स्लीप के अंदर, और उसके बाद वो हमारे पास रैम एंड नॉन रैम स्लीप का डिफरेंशिएटिंग पॉइंट भी पूछता है। अच्छा, इसके बाद एक और सीएसएफ की फ्लूइड की फॉर्मेशन की भी मैं बात करूंगा, जो कि स्लीप के साथ एसोसिएटेड होती है। नहीं, स्लीप सीएसएफ का क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं। अच्छा, हमारे पास लाइक वेव, ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी, ईईजी, ठीक है, ईईजी जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन होती है ना, वो ईईजी करवाती है, उसको ईईजी कहते हैं। जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट होती है, उसको ईसीजी कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ठीक है। ये ईईजी है, जो ईईजी की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, इसके अंदर हमारे पास निमोनिक्स है, बैट, जो कि रफ़ी ने भी दिया हुआ है, बैट ड्रिंक ब्लड, ठीक है, ब्लड। ओके, दिस इज द निमोनिक्स, बीटा वेव्स, अल्फा वेव्स, थीटा वेव्स, डेल्टा वेव्स एंड अगेन बीटा वेव्स, ठीक है। सो दीज आर द वेव्स। वो ये पूछता है कि किन किन कंडीशन के अंदर ये वाली आती हैं। एक बंदा है लेटा हुआ, बैठा हुआ है, आंखें खुली हैं, ठीक है, आंखें खुली हुई हैं, तो कौन सी वेव होएगी, दैट विल बी बीटा वेव। अब हल्का हल्का उसने डॉक्टर तलहा का लेक्चर नहीं लिया, किसी और का लेक्चर ले रहा है, आस्ता आस्ता आधे घंटे बाद उसको नींद आना शुरू हो गई है, आंखें बंद हो रही हैं उसकी, तो कौन सी होंगी, दैट विल बी अल्फा वेव्स।
अच्छा, उसके बाद वो कहता है यार समझ नहीं आ रही मुझे बिल्कुल भी, ठीक है? थोड़ा-सा लेट के लेता हूँ शायद फ्रेश हो जाऊँ। तो वो थोड़ा-सा उसकी नींद आ रही है, थोड़ी हल्की-सी लाइट स्लीप हो रही है, लेटा हुआ है थोड़ा-सा। कौन-सी वेव होंगी? दैट विल बी थीटा वेव। वो कहता है छड्डो परो यार कोई कुछ पल्ले नहीं पै रहा और डीप स्लीप में हो गया। लेक्चर वैसे ही छोड़ा हुआ है उसने और सो गया है। जैसे मैं बोलता रहता हूँ आपको, ठीक है? वो डीप स्लीप हो गया, डी फॉर डेल्टा, डी फॉर डीप स्लीप, ठीक है? दैट इज़ डेल्टा वेव्स। सो जो हमारे पास नॉन रैपिड आई मूवमेंट नॉन रैपिड आई मूवमेंट जो है हमारे पास, रैपिड आई मूवमेंट जो है 1 है, ठीक है? 1 है, दैट इज़ एसोसिएटेड विद थीटा लाइट स्लीप। और ये जो 2 होगी, ये जो 2 होगी नॉन रैपिड आई मूवमेंट 2, ठीक है? यहाँ पे 2 डीप स्लीप के अंदर, दैट इज़ डेल्टा वेव्स। अच्छा, जो हमारे पास रैम स्लीप होगी अगेन स्लीप प्लस हमारे पास जो एक बंदा बैठा हुआ है सिट एंड अवेक, ठीक है? आंखें खुली हुई हैं, सिट एंड अवेक या आई ओपन, ठीक है? आई ओपन, तो वो कौन सी होंगी? दैट इज बीटा वेव एंड आल्सो द रैम स्लीप जो एंड पे मैं बात कर रहा था, ठीक है? रैम स्लीप के अंदर ये दो कंडीशन ऐसी होती हैं जिनके अंदर बीटा वेव्स आती हैं हमारे पास। और थोड़ी सी उसने अगर आंखें बंद करके जाग रहा है, लेकिन वैसे ही उसने आंखें बंद की हुई हैं, आई क्लोज, ठीक है? आई क्लोज। और हमारे पास लेकिन वो जाग रहा है, दैट इज अल्फा वेव्स, ठीक है? अगर लाइट स्लीप में क्या है, नॉन रैम टाइप 1 है, दैट इज थीटा वेव्स। डीप स्लीप है और नो रैम टाइप 2 है, दैट इज डेल्टा वेव्स, ठीक है? एम आई क्लियर? ये क्लियर है आपको? अच्छा, इस तरह वो, जी, क्या कह रही हैं? इसी तरह वो पूछता है कि स्ट्रेस के अंदर कौन सी वेव्स होती हैं? स्ट्रेस के अंदर दैट विल बी द थीटा वेव्स एसोसिएटेड विद स्ट्रेस, ठीक है? थीटा वेव्स। जो थीटे लोग होते हैं ना, ज़्यादा उन्हें पढ़ाई की टेंशन रहती है, दैट इज स्ट्रेस, थीटा वेव्स। अच्छा, इसी तरह जो हमारे पास इन्फेंट और ऑर्गेनिक लेयन ऑफ ब्रेन, उनके अंदर कौन सी वेव होती है? डेडली लेयन ऑफ द ब्रेन, डेल्टा वेव्स, ठीक है? इन्फेंट के अंदर या हमारे पास ब्रेन लेयन है कोई, तो उसके अंदर कौन सी होती है? डेडली लेयन ऑफ द ब्रेन, दैट इज डेल्टा वेव्स, राइट? अच्छा, एक और एमसीक्यूज वो हमसे पूछता है लाइक कि हमारे पास वेव की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज किन किन कंडीशन के अंदर कर जाती है? ओके, वो अल्फा वेव्स का पूछता है। अच्छा, अगर पेशेंट जैसे आप हैं अभी कंसंट्रेशन के साथ सुन रहे हैं मुझे, और आंखें भी खोली हैं, दिमाग भी खोला है, कौन सी वेव होगी? हाँ, जो जो आंसर दे रहे हैं उनके लिए बीटा वेव है, बाकी सारे डेल्टा वेव वाले हैं जिनको से हैं बीटा वेव्स, ठीक है? अगर आपको अपने टीचर के साथ लड़ रहे हैं, सर मुझे आप गलत पढ़ा रहे हैं, उसके बाद जो वेव्स आएगी, कौन सी आएगी? आफ्टर फाइटिंग विद द बॉस। अच्छा, मैं ना स्टैम थोड़ी सी सार्केस्टिक दे रहा होता हूँ जस्ट टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंडेबल। इसी तरह की मिलती जुलती स्टेटमेंट इन सोफिस्टिकेटेड वे में आपके पास सीपीएसपी में आएंगे। द थिंग इज आपने कॉन्सेप्ट ग्रैस्प करना है, ठीक है? अब ये नहीं है कि मेरी स्टेम वाली आप जो है ना वही देख रही हो। द पॉइंट इज यू हैव टू लर्न इट, ठीक है? मैं सार्केस्टिक वे में जो बता रहा होता हूँ जस्ट टू मेक यू पीपल मेमोराइज। अच्छा, उसके बाद ना हमारे पास अल्फा वेव की बात करता है। अल्फा वेव ये वाली, जब थोड़ी सी आंखें बंद हो रही हैं हमारे पास, ये किस किस कंडीशन के अंदर इंक्रीज कर जाता है? अल्फा वेव्स। सो ये वाली जो कंडीशंस होगी दैट इज अगेन जीटीवी के साथ एसोसिएटेड होती हैं, जीटीवी, ठीक है? अल्फा वेव इंक्रीज इन इंक्रीज कंडीशंस लाइक दिस वन, ठीक है? कौन कौन सी होंगी? इंक्रीज ग्लूकोकोटिकाइड्स, इंक्रीज ग्लूकोज, अच्छा इंक्रीज ग्लूकोकोटिकाइड, क्या? इंक्रीज ग्लूकोज जो कि हाइपरग्लाइसीमिया होगा, इंक्रीज ग्लूकोज, इंक्रीज टेम्परेचर, ठीक है? जिसको हाइपोथर्मिया कहते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। और इंक्रीज वेंटिलेशन, ठीक है? वी फॉर वेंटिलेशन, इंक्रीज वेंटिलेशन। सो अल्फा वेव किस किस कंडीशन में इंक्रीज करेगी? हाइपरग्लाइसीमिया, इंक्रीज ग्लूकोकाइड कोटिकाइड इनटेक, इंक्रीज टेम्परेचर, हाइपोथर्मिया, इंक्रीज वेंटिलेशन,
वेंटिलेशन, जब वेंटिलेशन ज़्यादा हो रही है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ वो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा, कम होगा? यस, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी डिक्रीज, ठीक है? अगर हाइपर वेंटिलेशन होती है दैट विल बी डिक्रीज। इसी तरह अगर वो उसकी बात कर ले, हमारे पास अल्फा वेव डिक्रीज इन सारी कंडीशन को, इन सारी कंडीशंस को उल्टा कर देना है तो ये डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे पास कौन सी कंडीशन के अंदर अल्फा वेव इंक्रीज कर जाती हैं। वो कंडीशन जीटीवी से याद कर लें, दैट इज जीओटीवी से इंक्रीज ग्लूकोकोर्टिकाइड, इंक्रीज ग्लूकोज, ठीक है, इंक्रीज ग्लूकोज, और इंक्रीज टेम्परेचर टी से, और इंक्रीज हमारे पास वेंटिलेशन, ठीक है? इंक्रीज वेंटिलेशन होगी तो एक्सेसिव बाहर कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से एक्सक्लूड होगा, बाहर बॉडी से बाहर जाएगा, सो दैट विल बी डिक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? बाकी सारी चीज़ें इंक्रीज होंगी, बस ये अगर ये वाली ऑप्शन डिक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा होगा तो उसका मतलब यही होता है कि वेंटिलेशन ज़्यादा हो रही है, ठीक है? सो अगर वो डिक्रीज का पूछे तो इन सारी कंडीशन को उल्टा कर देना, ठीक है? वो डिक्रीज के साथ एसोसिएटेड हो जाएगी। अच्छा, एक पॉइंट आया था मुझे याद, अभी भूल गया। अच्छा खैर, माइंड से निकल गया। खैर, अच्छा रैम स्लीप क्या होती है, नॉन रैम स्लीप क्या होती है? ठीक है। जी जी। यस यस, रैपिड आई मूवमेंट्स, और नॉर्मली हमारे पास जो है ना ज़्यादा यही होती है नॉन रैम स्लीप। और जो रैम स्लीप होती है रैपिड आई मूवमेंट जिसके अंदर हो रही होती है, दैट इज़ 25%। और हमारे पास जो डिप्रेशन वगैरह के केसेस होते हैं ना, जिन लोगों में जो डिप्रेसिव होते हैं, माइंड की एक्टिविटी अच्छी नहीं होती, वो सोते तो हैं लेकिन उनका माइंड जो है ना बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड हुआ होता है, ठीक है? नॉर्मली रैम स्लीप हमारे पास 25% होनी चाहिए, कम होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू नॉन रैम। तो हमारे पास जो डिप्रेशन डिप्रेशन के केस होते हैं, ठीक है? उनके अंदर ये वाली जो रैम स्लीप होती है ये ज़्यादा हो जाती है, ये ज़्यादा हो जाती है, ये याद रखिए, जो कि एबनॉर्मल एबनॉर्मल है, ना कि एबनॉर्मल। इसीलिए जो हम ये बारबुचरेट या एंटी डिप्रेसेंट वगैरह दे रहे होते हैं पेशेंट को, वो रैम स्लीप को कम करता है, ना कि नॉन रैम को कम करता है। अभी हम पढ़ते हैं क्या-क्या दोनों में क्या-क्या होता है, ठीक है? अच्छा, अ, अच्छा एक तो हम बात करते हैं पहले इनका, जो न्यूक्लियस होता है, न्यूरोट्रांसमीटर कौन-कौन से इन्वॉल्व होता है, और न्यूक्लियस कौन-कौन सा हमारे पास इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पे। यहाँ पे ये जो नॉन रैम से आपने याद रखना है कि नॉन नॉन रैम, जो कि रैम नहीं है, नॉन से याद रखना है नेम, इसके अंदर ना नेम आ रहा है, नेम, नॉन से नेम आ रहा है, तो नेम कौन सा आ रहा है? दैट इज राफे। राफे इज द नेम ऑफ अ पर्सन, ठीक है, जो कि न्यूक्लियस है, जहाँ से ये हमारे पास नॉन रैम का न्यूक्लियस है, दैट इज राफे न्यूक्लियस, ठीक है, राफे न्यूक्लियस। अच्छा, यहाँ से नॉन रैम स्लीप का जो न्यूरो निकलता है, दैट इज सीरोटोनिन, ठीक है, सीरोटोनिन। और अगर सीरोटोनिन ना हो तो दैट विल बी गैबा, ठीक है, गैबा। द फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी सीरोटोनिन, जो कि नाम नाम है किसी पर्सन का जहाँ से वो न्यूरोट्रांसमीटर निकल रहा है, जो कि हमारे पास मूड के साथ एसोसिएशन होती है, सीरोटोनिन। रैफे न्यूक्लियस से सीरोटोनिन निकलता है, ठीक है? इसी तरह हमारे पास जो रैम स्लीप होती है, जो कि राम से पुत्र सोया हुआ है एसी वाले कमरे में, ठीक है? मैं इसको ऐसे याद करता हूँ। रैम स्लीप के अंदर क्या होता है, राम राम से सोया हुआ है पुत्र इन एसी वाले कमरे में, रैम स्लीप के अंदर। ओके, ओके। तो राम से सोया हुआ है के से क्या आना है, राम से सोया हुआ है रैम स्लीप, ठीक है? सोया हुआ से सिरोलियस, न्यूक्लियस सिरोलियस से निकलता है ये, जो कि पोन्स के पुत्र, पोन्स पोन्स एरिया होता है, ठीक है? और एसी वाले कमरे में एसी से एसिटाइलकोलिन, दैट्स हाउ यू कैन रिमेंबर द लोकेशंस, अलोंग विद द लोकेशंस एंड विद न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है? राम से सोया हुआ है पुत्र एसी वाले कमरे में, ठीक है? रैम स्लीप, सोया हुआ है सिरोलियस, न्यूक्लियस सिरोलियस, उत्तर से पॉन्स,
जो कि पोन्स के पार्ट से ये लोकेटेड होता है ना, न्यूक्लियस सीरोरियस पोन्स के अंदर। और एसी वाले कमरे में दैट इज एसिटाइकोलिन, राइट? इज दैट ओके? ओके, ये हमने दोनों के न्यूरोट्रांसमीटर लोकेशन पढ़ ली। अब दूसरी चीज़ एक याद रखिएगा कि जहाँ पे स्लीप वाकिंग नॉन रैम, राम से लेटा नहीं हुआ, तो इसका मतलब वो चले फिरेगा। ये तो राम से लेटा हुआ है ना। यहाँ पे जो है ये लेटा आराम से नहीं हुआ। नींद में जो स्लीप वॉकिंग होती है और दांतों को चबाना ब्रुक्सिज्म, ठीक है? और नाइट ड्रीम्स। अच्छा, दोनों रिमेंबर कि हमारे पास नाइट ड्रीम्स दोनों के अंदर आते हैं, ठीक है? दोनों के अंदर नाइट ड्रीम्स आते हैं, बट एक के अंदर हम नाइट ड्रीम रिकॉल कर सकते हैं और एक के अंदर रिकॉल नहीं कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे अंदर ये जो ड्रीम्स आते हैं ना, ड्रीम्स इसके अंदर रैम स्लीप के अंदर, तो यहाँ पे हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है? रिकॉल कर सकते हैं। आराम से सोया हुआ है एसी वाले कमरे में, ख्वाब देख रहा है और सुबह उठ के भी वो ख्वाब को रिकॉल कर सकेगा। लेकिन जो है जो नॉन रैम से है, वो तो सुकून से नहीं लेटा हुआ, ठीक है? और उसको ख्वाब तो आते हैं लेकिन वो चलता फिरता रहता है, स्लीप वॉकिंग, ठीक है? सामनोबोलिज्म, इसको सामनोबोलिज्म कहते हैं, सैमनेबुलिज्म, पता नहीं क्या वर्ड था। सैमनेबोलिज्म बड़ा औखा सा ऐसे वर्ड था। स्लीप वॉकिंग जिसको कहते होते हैं, सैमनेबोलिज्म, आई थिंक सो। करेक्ट मी अगर किसी को करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पता है। सैमनेबोलिज्म इस तरह का था मुझे। ओके, सो यहाँ पे जो ड्रीम्स इसको रिकॉल नहीं कर पाता है, ड्रीम्स दोनों के अंदर आता है। रिकॉल कर पाए तो रैम स्लीप वाला, नहीं रिकॉल कर पा रहा दैट इज नॉन रैम स्लीप, ठीक है? और स्लीप वॉकिंग और जो नाइट टेरर्स वगैरह होते हैं, ड्रोने ख्वाब जो एसोसिएटेड होते हैं, दैट इज डर के मारे उठ जाता है, जो उठा दे, और डर के मारे उठाया फिर नींद में चलना शुरू कर दिया है, और डरने की वजह से उसका जो है ना पैंट गिली भी हो गई है। तो दैट इज थिंग्स लाइक एसोसिएटेड विद, उसको ड्रोना ख्वाब आया, उठ के बैठ गया, ठीक है? पैंट भी गीली हो गई है उसका, बेड वेटिंग, और उठ के फिर चलने लग गया नींद के अंदर ही, दैट इज स्लीप वॉकिंग, ठीक है? और दांत भी चबाने लग गया है डर की वजह से, दांत कप पाने लग गए ब्रुक्सिज्म। दैट्स हाउ यू कैन रिमेंबर द नॉन रैम एसोसिएटेड थिंग्स। रैम के अंदर ये द लूज ऑफ मस्कुलर टोन वाला आता है एसोसिएटेड विद मस्कुलर टोन। आराम से सोया हुआ है, ठीक है? उसको कोई टेंशन नहीं है, सुकून से उसका मसल भी सारे रिलैक्स हैं एसी वाले कमरे में, ठंडा माहौल है, चिल माहौल है। तो दैट इज मस्कुलर टोन भी उसकी लूज यहाँ पे हो रही। लेकिन यहाँ पे ना प्यूपिलरी कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे होती है, ठीक है? नॉन रैम स्लीप में प्यूपिलरी कॉन्ट्रैक्शन होती है, लूज ऑफ मस्कुलर टोन। और एक होता आता है लूज ऑफ वेस्कुलर टोन, ठीक है? लूज ऑफ वेस्कुलर टोन। रिमेंबर ये मस्कुलर टोन है, जो वेस्कुलर टोन लूज होती है वो यहाँ पे होती है, लूज ऑफ वेस्कुलर टोन। आर यू पीपल गेटिंग मी? आप लोगों को समझ आ रही है ये चीज? डाइजेस्ट हो रही है ये? डाइजेस्ट कर रहे हैं ना? ठीक है, मैं साथ साथ रट्टा भी लगवा रहा हूँ आपको। वेस्कुलर टोन, क्या नहीं आया, क्या नहीं आया? अच्छा, मस्कुलर टोन ये जो है ना, यहाँ पे रिलैक्सेशन से याद रखिएगा कि कंप्लीटली वो रिलैक्स्ड पोजीशन के अंदर है, तो यहाँ पे उसकी मस्कुलर टोन जो है वो डिक्रीज कर जाती है। डू नॉट गो इनटू द डिटेल ऑफ द मैकेनिज्म कि क्यों मस्कुलर टोन डिक्रीज होती है। डू नॉट गो इन दैट थिंग्स, जस्ट लर्न दैट पॉइंट कि यहाँ पे मस्कुलर टोन कम होती है। यहाँ पे नॉन रैम स्लीप के अंदर वेस्कुलर टोन कम होती है, ठीक है? वेस्कुलर टोन कम होती है। जस्ट लर्न दैट डिफरेंस। वेस्कुलर टोन यहाँ पे कम होती है, मस्कुलर टोन यहाँ पे कम होती है रैम स्लीप के अंदर, ठीक है? आराम से लेटा हुआ है, प्यूपिलरी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है उसकी, और उसको नाइटमेयर यहाँ पे भी आ रहे हैं, यू कैन सी कि उसमें रिकॉल कर पाएगा, ये रिकॉल कर पाएगा। प्यूपिलरी कॉन्ट्रैक्शन दैट इज द रैम स्लीप ना, रैम स्लीप के अंदर, रैम स्लीप के अंदर रैपिड आई मूवमेंट्स हो रही है, रैपिड आई मूवमेंट्स, आई की रैपिड मूवमेंट हो रही है, वहां से याद रखिएगा दैट इज प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्शन, rapid movement of the eye, pupillary constriction, and also the pineal erection। अच्छा, pineal erection जो है sympathetic activity है, parasympathetic activity है? देखें डॉक्टर, पैरासिम्पैथेटिक, मैंने आपको बताया था कि इरेक्शन इज पैरासिम्पैथेटिक, एस फॉर सिक्रीशन, एस फॉर सिंपैथेटिक, ठीक है? सिक्रीशन इजैकुलेशन, इजैकुलेशन, सिक्रीशन, एंड सिंपैथेटिक एक्टिविटी, ठीक है? सिंपैथेटिक, और पैरासिम्पैथेटिक इज इरेक्शन। ओके फाइन।
अच्छा, डिप्रेशन का भी मैंने आपको बता दिया कि बेंज़ोडाज़ेपीन जो एंटी डिप्रेशन देते हैं, वो हमारी कौन-सी स्लीप को डिक्रीज़ करते हैं? दैट इज़ रैम रैम स्लीप। और हमारे पास रैम स्लीप का न्यूक्लियस की बात कर ली, उसका न्यूरोट्रांसमीटर की, लोकेशंस की, और हमने उसकी नॉर्मल प्रोपोर्शन सारी बात कर ली। अच्छा, और उसकी वेव्स की भी बात कर ली, और अल्फ़ा वेव किन-किन कंडीशन के अंदर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है, वो भी बात कर ली हमने। अब दूसरी लास्ट पॉइंट विल बी, हमारे पास कितना टाइम है? ओके, 7 मिनट्स टू गो। अच्छा, अब ना सीएसएफ की बात कर लेता हूँ, लास्ट पॉइंट। और रिफ्लेक्स, अच्छा रिफ्लेक्स की हमने, अच्छा रिफ्लेक्स की मैंने बात की थी आपके साथ। जो मैंने आपको बताया था, विथड्रॉवल रिफ्लेक्स जो होता है फिन ऑफ एंडिंग की वजह से, वो हमारे पास मोनोसाइनेप्टिक होता है, डाइसाइनेप्टिक होता है, या मल्टीसाइनेप्टिक होता है। विथड्रॉवल रिफ्लेक्स, दैट इज मल्टीसाइनेप्टिक। कौन से रिसेप्टर इन्वॉल्व होते हैं? यू नो व्हाट इज मीन बाय मल्टीसाइनेप्टिक, के मल्टीपल न्यूरॉन्स इन्वॉल्व हैं इन द रिफ्लेक्स पाथवे। क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स कौन सा होता है? मल्टीसाइनेप्टिक या मोनो या डाई? क्रीमेस्टेरिक, क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स, मल्टीसाइनेप्टिक, ठीक है, मल्टीसाइनेप्टिक। क्यों मल्टीसाइनेप्टिक? इसमें एफरेंट फाइबर्स भी आते हैं, इफरेंट फाइबर भी आते हैं, और मल्टीपल न्यूरॉन इन्वॉल्व होते हैं। साइनेप्स क्या होता है? साइनेप्स इज बिटवीन टू न्यूरॉन्स के दरमियान जो कनेक्शंस होते हैं, उसको साइनेप्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास इफरेंट फाइबर होती है ना क्रीमेस्टेरिक के, वो हमारे पास आते हैं जेनिटोफेमरल नर्व से, ठीक है, जेनिटोफेमरल नर्व। उसकी कौन सी ब्रांच? दैट इज फेमरल। जो सेंसेशन ऑफ फीलिंग्स, फेमरल ब्रांच ऑफ जेनिटोफेमरल नर्व, ठीक है। इफरेंट फाइबर जो आते हैं, इफरेंट फाइबर, जो इफरेंट फाइबर होते हैं ना, वो जेनिटल जनरेट करते हैं सेंसेशंस को क्रीमेस्टेरिक की। तो उसके अंदर जेनिटल ब्रांच ऑफ जेनिटोफेमरल नर्व एंड इलियो-इंग्वाइनल नर्व्स, ठीक है, इलियो-इंग्वाइनल नर्व, दीज आर द इफरेंट। ये सीपीएसपी ने पूछे हुए हैं, दैट्स व्हाई आई एम आपको बता रहा हूँ क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स के बारे में। एक तो मल्टी साइनेप्टिक होता है, दूसरा एफरेंट, इसकी नर्व सप्लाई क्या होती है? दैट इज फेमरल ब्रांच ऑफ जेनिटोफेमरल नर्व। और इफरेंट कौन सी होती है? जेनिटल ब्रांच ऑफ जेनिटोफेमरल नर्व एंड इफरेंट इलियो-इंग्वाइनल नर्व। जी से जनरेट करता है, फील से फीलिंग को ओरिजिनेट होती है, ठीक है, जेनिटोफेमरल नर्व से। इस तरह याद करना है। अच्छा, नी रिफ्लेक्स, यूनिसाइनेप्टिक, मोनोसाइनेप्टिक, मल्टीसाइनेप्टिक, या डाइसाइनेप्टिक? नी रिफ्लेक्स, नी जर्क जो होता है, नी जर्क, दैट इज मोनो, ठीक है। मोनोसाइनेप्टिक या मायोटेटिक एक ही चीज होती है। मोनोसाइनेप्टिक एक साइनेप इन्वॉल्व, स्ट्रेच रिफ्लेक्स है। तो कौन सा इन्वॉल्व होगा इसके अंदर? मसल का स्ट्रेच रिफ्लेक्स के बाद मसल स्पिंडल इन्वॉल्व होगा ना। स्ट्रेच रिफ्लेक्स होता है, ये ना वर्ड इसी तरह पूछता है, अबाउट विच इज करेक्ट अबाउट नी जर्क, दैट इज मोनोसाइनेप्टिक, स्ट्रेच रिफ्लेक्स, मायोटेटिक, ठीक है, मायोटेटिक। सो दीज आर एसोसिएटेड विद नी जर्क। अच्छा, इनवर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स मैंने आपको बताया, वो किसके साथ एसोसिएटेड होता है? गोल्जी टेंडन, गोल्जी टेंडन के साथ हमारे पास इनवर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स, इनवर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स एसोसिएटेड होता है। ओके फाइन। अच्छा, ये इनवर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स कौन सा होगा? मोनोसाइनेप्टिक, डाई, या पॉलीसाइनेप्टिक? यस, दैट विल बी डाइसाइनेप्टिक, ठीक है, डाइसाइनेप्टिक। इनवर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स डाइसाइनेप्टिक होगा। अच्छा, इसके अंदर मोटर फाइबर स्पेसिफिक कौन से होंगे? वन अल्फा, वन बीटा? दैट विल बी वन बीटा, वन बीटा, ठीक है, वन बीटा। और इसमें जो स्ट्रेच रिफ्लेक्स में नी जर्क के अंदर होती है, दैट इज वन अल्फा, ये नी वन अल्फा। ओके, द लास्ट पॉइंट इज हियर ऑफ द टुडे सीएसएफ के बारे में बात करेंगे। ठीक है। अच्छा, लेट मी सी कि कोई मेरी इधर से कोई लगी। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये क्या है?
ये हो गया। अच्छा, और ये ठीक हो गया। द लास्ट पॉइंट इज सी एस एफ फॉर्मेशन। ओके, मैंने आपको सी एस एफ की कंपोजिशन बताई थी पहले। एक पॉइंट बताया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस इन सी एस एफ एज कम्पेयर टू प्लाज्मा। यस, ग्रेट डॉक्टर। प्रोटीन एंड ग्लूकोज दोनों में, दोनों आ जाए, प्रायोरिटी क्या होगी? Yes, protein is more decreased than glucose. For example, this is a plasma, और ये वेसल्स हैं, और ये वाला हमारे पास इसके अंदर प्लाज्मा है। इसके अंदर जो चीज़ कम होगी, ओके, नहीं, इधर बनाना चाहिए मुझे। दिस इज कैसे करूँ इसको? अच्छा, नहीं, यहाँ पे करना चाहिए। सी एस एफ। ओके, अब दोनों के अंदर जो चीज़ सी एस एफ में प्लाज्मा से कम है, दैट वाज द प्रोटीन, एंड दूसरी क्या थी? ग्लूकोज। ओके, अगर दोनों में से हमने प्रायोरिटाइज करना हो, द प्रोटीन विल बी हाई मोर डिक्रीज एज कम्पेयर टू द ग्लूकोज सी एस एफ में। अच्छा, दोनों में बराबर क्या होती है चीज़? दोनों में बराबर क्या होती है चीज़? दैट इज सोडियम। ठीक है, ओनली रफी में थोड़ा सा इसने टेबल में मिस्टेक की हुई है, उसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। जो दोनों साथ साथ हैं, रिमेंबर दिस, दोनों आपस में साथ साथ हैं, दैट इज सोडियम। ठीक है, दोनों में कम क्या है? दैट इज ये सी एस एफ में कम क्या है एज कम्पेयर टू प्लाज्मा? प्रोटीन है, ग्लूकोज। सबसे ज्यादा कम कौन सा है? दैट इज प्लाज्मा। ठीक है, अब सी एस एफ में ज्यादा क्या है एज कम्पेयर टू प्लाज्मा? दैट इज मैग्नीशियम क्लोराइड एंड क्रेटिनिन। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड क्रेटिनिन। इज दैट ओके? ये कंपोजिशन है सी एस एफ की। ओके, मैं प्रेशर्स आपको याद करवाऊंगा अभी। आई विल ट्राई। क्या चीज़ें ज़्यादा है? मैग्नीशियम क्लोराइड एंड क्रेटिनिन ज़्यादा है, सोडियम बराबर है, और प्रोटीन एंड ग्लूकोज कम होती है। ज़्यादा कम दोनों में से कौन सी होती है? दैट इज प्रोटीन। ओके, फाइन। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर हम अब बात करते हैं इसके सी एस एफ के प्रेशर वगैरह की, जो कि अक्सर वो क्वेश्चन पूछ लेता है। एक तो क्वेश्चन पूछता है कि लीक ऑफ सी एस एफ। ठीक है, इंडिकेटर ऑफ लीक, सी एस एफ लीक। सी एस एफ लीक का इंडिकेटर क्या होता है? अच्छा, मैं सेल्स वगैरह कंपोजिशन वगैरह इसकी बाद में बताऊंगा, जिससे हम मेनिंजाइटिस, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, या हम ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस और वायरल मेनिंजाइटिस को डिफरेंशिएट करवाते थे आफ्टर लंबर पंक्चर। उसकी मैनिफेस्टेशन मैं बाद में बताऊंगा जब हम वो पढ़ेंगे पैथोलॉजी। ओके, जल्दी से थोड़ा सा बता दूं मैं आपको, और कि सी एस एफ के अंदर लीक का इंडिकेटर कौन सा होता है? दैट इज बीटा टू ट्रांसफेरिन। ठीक है, बीटा टू ट्रांसफेरिन इज द इंडिकेटर ऑफ सी एस एफ लीकेज। अच्छा, और डायलिसिस, किडनी डायलिसिस के पेशेंट के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है? किडनी डायलिसिस के अंदर पेशेंट के अंदर प्रोटीन कौन सी ज़्यादा होती है? नो बॉडी रिमेंबर। बीटा टू माइक्रोग्लोबुलिन। ये याद नहीं है आप लोगों को, या मैंने बताया नहीं था? ओके, डॉक्टर आमना, आर यू देयर? बीटा टू माइक्रोग्लोबुलिन। ठीक है, जो हमारे पास डायलिसिस का पेशेंट होता है उसके अंदर जो एबनॉर्मल प्रोटीन ज़्यादा होती है, बीटा टू माइक्रोग्लोबुलिन। और ये जो इंडिकेटर होता है बीटा टू ट्रांसफेरिन, इज द इंडिकेटर ऑफ सी एस एफ लीकेज। अच्छा, इसके प्रेशर्स को हमने याद कैसे करना है? कि लाइक कि इसका प्रेशर क्या होता है इन टर्म ऑफ सेंटीमीटर ऑफ वाटर। ठीक है, सेंटीमीटर ऑफ वाटर। रिमेंबर, सी एम एच टू ओ, सेंटीमीटर ऑफ वाटर। ये जो 20 है ना, एच टू ओ का 20, यही होता है इसका सेंटीमीटर। 20 उठा के इधर लिख दो, सेंटीमीटर ऑफ वाटर। ठीक है, 20 उठा के इधर लिख दिया आपने, 20, तो इसकी क्या बन गई? 10 to 20 इज द रेंज ऑफ सेंटीमीटर ऑफ वाटर, इज द प्रेशर ऑफ हमारे पास सी एस एफ का, इन टर्म ऑफ सेंटीमीटर ऑफ वाटर। आर यू पीपल गेटिंग दिस पॉइंट? ये समझ आ रही है आपको? ठीक है, 20 उठा के, डू नॉट गेट कंफ्यूज। समटाइम वो सेंटीमीटर ऑफ वाटर ऐसे लिख देता है, लाइक सेंटीमीटर ऑफ वाटर।
तो अपने माइंड में ये फिक्स रखिएगा कि वो 20 H2O वाला है, तो इसमें कंफ्यूज ना हो जाएगा सेंटीमीटर ऑफ वाटर के अंदर। अच्छा, अगर वो मिलीमीटर मर्करी की बात करें, दूसरा पॉइंट अगर देता है लाइक मिलीमीटर ऑफ मर्करी, दैट इज मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है। तब इसके अंदर हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। तो हमें इसको रखना है 6 to 15, ठीक है, ये याद करनी है आपने। 6 to 15 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इसका प्रेशर होता है इन टर्म ऑफ मिलीमीटर मर्करी, ठीक है। ये 6 to 15। अगर मिलीमीटर ऑफ वाटर की बात करता है, मिलीमीटर ऑफ वाटर की, दिस आर द प्रेशर ऑफ सी एस एफ H2O। रिमेंबर ये सेंटीमीटर ऑफ वाटर था, ये मिलीमीटर ऑफ वाटर है, ठीक है। इसके अंदर आपने क्या करना है, बस पानी ऐड करना है, तो पानी के अंदर 0 0 ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। 60 टू 150 हो जाएगा मिलीमीटर ऑफ वाटर, ठीक है। मिलीमीटर में आपने पानी ऐड करना है और उसके अंदर एक एक 0 0 ऐड कर देने हैं, दैट्स बिकम्स द 60 to 150, ठीक है। दैट इज द यूनिट्स। यस, मिलीमीटर ऑफ वाटर ना, मिलीमीटर ऑफ वाटर। ओके, मिलीमीटर ऑफ वाटर होता है ये 60 to 150। मिलीमीटर ऑफ मर्करी ये जो होता है दैट इज 6 to 15, 6 to 15, ये आपने वैल्यू याद रखनी है। सेंटीमीटर ऑफ वाटर में जस्ट ओनली वाटर्स का H2O का 20 से 10 to 20 हो जाएगा, ठीक है। ओके, यूनिट्स अलोंग विद वैल्यूज ये डिफरेंशिएट कर जाता है, वो इसमें आपको कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि वो वैल्यू लाइक वो 6 से 15 दे देता है और यूनिट में सेंटीमीटर ऑफ वाटर ये तीनों यूनिट दे देता है, तो डू नॉट गेट कंफ्यूज, यूनिट के साथ याद रखिएगा। अच्छा, उसके बाद जल्दी से ये बताते हैं हमारे पास गैस डॉक्टर आनंद शांत। क्या चीज़ कह रहे हैं आप? नहीं नहीं, ये है CSF का प्रेशर, सेरिब्रस फ्लूइड प्रेशर्स की बात। सॉरी। जी जी, CSF का प्रेशर विच इज प्रेजेंट इन द इंट्राक्रैनियम। ओके, फाइन। आपको पता है ना, हमारे पास क्रैनियम क्या क्या है, ये स्कल होती है, स्कल के अंदर हमारे पास पाया मैटर होती है, रेक्नाइड मैटर होती है और डोरा मैटर होती है। सो हमारे पास CSF कहाँ पे फ्लोट कर रहा होता है, कौन सी स्पेस के अंदर, सब अरेक्नाइड स्पेस के अंदर ना, सब अरेक्नाइड स्पेस के अंदर CSF होता है। सो इंट्राक्रैनियम सब अरेक्नाइड स्पेस के अंदर। पायामेटर पैड से याद करना है, PAD पैड, ठीक है, PAD पैड। ये हमारे पास ये सेरिब्रल कोर्टेक्स है, ऊपर मेनिंजेस की जो लेयर है सबसे पहले दैट इज पायामेटर, उसके बाद जो है रेक्टाइल मैटर, फिर उसके बाद डूरा मैटर सबसे बाय, और उसके बाद जो स्कल की लेयर होती है उसको क्रैनियम कहते हैं, ठीक है, क्रैनियम। सो दैट्स व्हाई इंट्रा क्रैनियल प्रेशर सब अरेक्नाइड स्पेस के अंदर CSF सर्कुलेट करता है, और हमारे पास ये प्रेशर जो करता है ये वाले होते हैं, ये CSF के वाले। ओके, अब ये फॉर्मेशन की थोड़ी सी बात करूँ कहाँ से बनता है, दैट इज एपेंडाइमल सेल्स। एपेंडाइमल सेल से ये बनता है इन द लेटरल एंड फोर्थ वेंट्रिकल्स। अच्छा, उसके बाद इसकी मूवमेंट के बारे में पूछता है, लाइक जो लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल में जाती है, थर्ड वेंट्रिकल में जाती है, वो कौन सी फोरामेन से जाता है, दैट इज मुन्नी मुन्नो मुन्ने फोरामेन ऑफ मुनरो, ठीक है, मुन्ना चुन्ना मुन्ना सा, चुन्ना मुन्ना सा जो होता है सबसे कम, मुनरो, फोरामेन ऑफ मुनरो, ठीक है, चुन्ना मुन्ना सा। अच्छा, जो चुन्नू सा क्वेश्चन पूछती होती थी एक डॉक्टर साहब। अच्छा, छोटा सा मुन्ना सा, फोरामेन ऑफ मुनरो। ओके, ओके, थर्ड वेंट्रिकल से हमारे पास ये कहाँ पे जाता है, दैट इज टू द फोर्थ वेंट्रिकल्स, ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल्स में जाता है। तो उसके अंदर हमारे पास फोर्थ में सेरिब्रल एक्विडक्ट ऑफ सेल्वियस, ठीक है, सेरिब्रल एक्विडक्ट ऑफ सेल्वियस से। तो अक्सर ये वाला सेल्वियस का भी पूछता है ज़्यादातर, ठीक है, और उसके बाद वो पूछता है कि ये अकुमुलेशन हो गई है यहाँ पे थर्ड वेंट्रिकल के अंदर, इंक्रीज हो गया है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डैमेज या ऑब्स्ट्रक्टेड, फोरामेन कौन सा होगा,
तो दैट विल बी सेरेब्रल एक्वेडक्ट ऑफ सेल्वियस, ठीक है, सेरेब्रल एक्वेडक्ट ऑफ सेल्वियस। तो इसी तरह वो पूछता है कि एक थर्ड वेंट्रिकल के अंदर ज़्यादा अकुमुलेट कर गया है, तो हमारे पास लाइक उसके अंदर ड्रेनेज नहीं हो रही थर्ड वेंट्रिकल के अंदर, सीएसएफ फ्लूइड के अंदर, तो कौन सा फोरामेन ऑब्स्ट्रक्टेड हुआ है, फोरामेन ऑफ मनरो, ठीक है। इसी तरह फोर्थ वेंट्रिकल से जाता है सब रेक्नाइड स्पेस के अंदर। तो सब रेक्टेंट स्पेस के अंदर कैसे जाता है, इसके ना दो होते हैं, एक जो मिड लाइन होता है और एक होता है जो लेटरल साइड पे होता है, ठीक है। जो मिड लाइन होता है ना उसको कहते हैं फोरामेन ऑफ मगेंडी, ठीक है, मिड लाइन में मगेंडी, और जो लेटरल साइड पे होता है उसको लुश्का कहते हैं, फोरामेन ऑफ लुश्का। तो फोर्थ वेंट्रिकल से सब रेक्टेंट स्पेस में जाता है। अच्छा, यहाँ पे ना एक याद रखिएगा कि जो एरेक्नाइड ग्रेनुलेशन होती है ना, एरेक्नाइड ग्रेनुलेशन, these are involved in the absorption of the CSF, not in the secretion। secretion कहाँ से होती है, एपेंडाइमल सेल से, ठीक है, एपेंडाइमल सेल क्रिएट करते हैं। एब्जॉर्प्शन कौन से करवाते हैं, एरेक्नाइड ग्रेनुलेशन, ठीक है। डू नॉट गेट कंफ्यूज इन बोथ दीज थिंग्स, ओके, एम आई क्लियर? ओके, यहाँ पे इसकी डेंसिटी की भी बात करता है, 1.0.5 टू 1.0.9 स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ CSF, 1.005 टू 1.009, ओके, 1.009, ओके। दैट इज ऑल अबाउट CSF। कंपोजिशन कर ली, ड्रेनेज कर ली, इसकी स्क्रीशन कर ली। और अगर CSF की स्क्रीशन में सर्कुलेशन में ब्लॉकेज है तो कौन सी कंडीशन होगी, इंक्रीज CSF प्रेशर इन द इंट्राक्रैनियम, दिस कंडीशन इज नोन एज, यस, हाइड्रोसेफलस। बच्चों के अंदर क्या हमारे पास क्लिनिकल साइन होगा, जो हमारे पास ब्रेगमा हैं, स्टीरियोन्स हैं, वो हमारे पास क्लोयर नहीं हुआ होगा उनका, ठीक है। मैक्रोस्फेली होगी होगी पेशेंट्स की, मैक्रोस्फेली। हाइड्रोस्फेलिस इंक्रीज इंट्राक्रैनियल सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ओके, ओके फाइन, क्लास डिसमिस। अच्छा, ये भी एक क्वेश्चन पूछता है, फर्स्ट स्टेप इन द CSF फॉर्मेशन, फर्स्ट स्टेप इन द CSF फॉर्मेशन दैट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ सोडियम, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ सोडियम। जैसे कि हमने उधर भी मैंने विट्रस ह्यूमर के अंदर भी बताया था आपको, विट्रस ह्यूमर के अंदर फर्स्ट स्टेप क्या होता है, विट्रस ह्यूमर के अंदर फर्स्ट स्टेप ऑफ विट्रस ह्यूमर फॉर्मेशन, सोडियम की स्क्रीशन ना, सोडियम की स्क्रीशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ सोडियम, सोडियम स्क्रीशन, ओके फाइन, क्लास डिसमिस। Any question up till now? Please let me know. Just a minute.